आपको ऐसी कौन सा फैसला लगा मोदी सरकार का कि आपको लगा कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग? जो ये पत्थरबाजी वो बंद हो गया। कितने सारे लड़कों की, कश्मीरी लड़कों की जाने गई उसमें, वो सब कुछ खत्म हो गया एकदम से। कि जिस तरह से हमारी पूरी जनरेशन को ये दिखाकर कि देखो देखो इंडियन आर्मी ये कर रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, आफ्सपा, उसी तरह से अब ये चीज़ जम्मू में होगी। मैंने एक तस्वीर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी जहां पर किरण रिजिजू आपकी किताब को लिए हाथ में खड़े हैं। तो क्या ये इनिशिएटिव है कि आप बीजेपी के साथ आगे बढ़ सकती हैं? इंशाल्लाह। आपने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सबको एक रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो यही बात तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। मैं एक मुस्लिम बिजनेसमैन से बात कर रही थी। मैंने कहा कि आप लोगों के यहाँ तो बड़े हालात ख़राब हैं, ये बुलडोज़र वगैरह ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है, तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल में आया है एंड उसकी वजह से जो मुस्लिम बिजनेसमैन हैं दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू फ्लरिश। कन्हैया या उमर है जिनको अरेस्ट किया गया, उनकी कोई गलती नहीं थी उसमें। तो आई न्यू कि उन्होंने कोई इस तरह के स्लोगन्स वगैरह रेज नहीं किए थे। कार्रवाई नहीं हुई। कौन भाग गया, कहाँ चला गया? सो गॉड नोज। लगता है मोदी सरकार को नए विरोधियों की जरूरत है, क्योंकि पुराने वाले तो उनके मुरीद हुए जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज मेरे साथ इस स्पेशल पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अक्सर मोदी सरकार का विरोध किया करती थी और ये तक कहा जाने लगा था कि भाई इस लड़की ने नाक में दम कर रखा है सरकार के, ऐसे ऐसे सवाल उठाया करती थी। आज मेरे साथ शैला राशिद मौजूद हैं जो अब ऑथर भी बन चुकी हैं। स्वागत है शैला आपका। थैंक यू सो मच। और देखिए, ये वो किताब है रोल मॉडल्स जो शैला ने लिखी है और मेरे को लगता है कि बतौर ऑथर डेब्यू हो गया आपका इस किताब से। हाँ जी। तो मुझे सबसे पहले तो शैला, पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत सारी चीजों पर बातें होंगी, लेकिन पहले हम बुक की चर्चा करेंगे क्योंकि बुक में कुछ मुस्लिम पर्सनैलिटीज का आपने जिक्र किया। हाँ जी। हालांकि मैं इस बुक को पूरा नहीं पढ़ पाई, जितना मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे लगा एक तो बहुत सारे नाम इसमें छूटे हुए हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि चलिए ठीक है, मैं बतौर ऑथर तो आगे बढ़ती हूँ लेकिन मैं इस टॉपिक पर अपनी किताब लिखूंगी? देखिए, ये एक एक्शन ओरिएंटेड बुक है, यानी बुक का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लिटरेरी कोई पोएम लिख दी मैंने, कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मतलब टॉपिक पे कोई लिटरेचर लिख दिया या कोई नॉवल लिख दी। मतलब मैं फ़िक्शन भी लिख सकती थी, कुछ भी लिख सकती थी, लेकिन ये एक इट इज़ एन एक्शन ओरिएंटेड बुक जिसमें एक पर्टिकुलर कॉल है विकसित भारत का। तो अगर आप पूछें कि आइडिया कहाँ से आया, तो आइडिया तो विकसित भारत का जो सपना जो जनाब नरेंद्र मोदी ने जो मतलब विजुअलाइज़ किया है, जिसको हम कह सकते हैं कि 2047 तक हम अपने नेशन को कैसे अपलिफ्ट करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि प्रेरणा वहाँ से आई। अब यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा कि जो उस्ताद जाकिर हुसैन है जी, वो हाल ही में वो फौत हुए। तो उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं तो माइनॉरिटी हूँ, मैं तो एक अक़लियत से हूँ, मैं तो अक्सरियत से नहीं हूँ, तो मैं क्यों करूँ, मैं अपने म्यूज़िकल इनोवेशन क्यों करूँ, राइट? ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड देर इज़ नो बार ऑन एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। कोई भी कम्युनिटी जो है वो इसका बेड़ा उठा सकती है भारत को विकसित बनाने का। जैसे आप पारसी कम्युनिटी की एग्जाम्पल देख लीजिए, उन्होंने मतलब टाटाज़ की आप एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्रॉम नट बोल्ट से लेके एरोप्लेन तक जो सब कुछ है वो टाटाज़ का मैन्युफैक्चर किया हुआ है। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम तो इस मुल्क में एक अक़लियत है, यानी कि अल्पसंख्यक है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, उन्होंने हमेशा एज इंडियंस फर्स्ट सोचा। तो ये बुक जो है इसमें एक देयर इज़ अ ड्रीम एंड अ कॉल टू एक्शन कि मुस्लिम्स एंड ऑल इंडियंस, एक्चुअली दीज पीपल आर रोल मॉडल्स फॉर ऑल इंडियंस, बट वाई शुड मुस्लिम्स नॉट थिंक, मतलब इट्स अ थियोरेटिकल क्वेश्चन कि हमें अपने आप को फर्स्ट क्लास सिटीज़न क्यों नहीं सोचना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक विकसित भारत का कॉल दिया है तो हम उस कॉल को सबसे पहले लें,
हम उसमें सबसे बढ़ चढ़ के शमूलियत करें, क्योंकि जो उनका स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसमें प्रयास वर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सबका पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसमें डिफरेंट फील्ड्स से आप देखेंगे, कोई म्यूज़िक से हैं, कोई फिल्म से, कोई मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, कोई इसमें स्पेस साइंटिस्ट है। तो कोई भी फील्ड आप चुन सकते हैं, कोई भी फील्ड कम या ज़्यादा नहीं है। कोई एक्टिविस्ट हैं, कोई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, तो कोई भी फील्ड किसी से कम या ज़्यादा नहीं होता। हर एक फील्ड जो है वो नेशन बिल्डिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। तो दैट इज़ द आइडिया एंड द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस बुक। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ नाम छूट गए, तो वो नाम कैसे छूट गए शैला राशिद से? उसके पीछे कोई कहानी है? नहीं, देखिए, ये दिस इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। जैसे जिन जिन लोगों ने इसमें अपनी शमूलियत दी, जिन्होंने अपना वक्त दिया, उन्होंने इंटरव्यूज दिए, उन्होंने मेरे साथ इसमें अच्छा, आपने बैठ के एडिटिंग किए हैं? पहले मैंने इंटरव्यूज किए और फिर जो है, क्योंकि मैं सबसे बोलती रही पहले तो जब ये आइडिया कंसीव हुआ तो सबसे मैं बोलती रही कि आप इसमें चैप्टर लिख के दीजिए, चैप्टर लिख के दीजिए। लेकिन देखिए, जो ये अचीवर्स हैं, ये अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा टॉप पे हैं, तो इनके पास समय नहीं है कि ये अपना काम छोड़ के बैठ के मेरा चैप्टर लिखे। तो एक्चुअली दीज आर बेस्ड, मोस्ट ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन इंटरव्यूज विच आर देन पुट इनटू फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। तो क्योंकि लिटरेचर में एक देयर इज अ sort of belief क्या है एक्चुअली, इट्स ट्रू कि इफ़ यू रीड इन द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव तो वो रीडिंग ज़्यादा इमर्सिव होती है कि आई डिड दिस एंड आई ग्रू अप एंड आई डिड दिस, बनस्बत कि अगर आप मेरे क्वेश्चंस बीच में कि आपने कैसे किया, सो मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो एक इंटरप्शन बनेंगे। तो उसके बजाय मैंने ऑटोबायोग्राफिकल एसेज में इनको वीव किया एंड देन ऑफ कोर्स द पीपल दे उन्होंने उसका रिविजन्स वगैरह किया, तो कई महीने लग गए उनसे फॉलोअप्स करने में कि इसको प्लीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ये ठीक है, आर यू फाइन विद इट। फिर उन्होंने एडिट्स किए, उन्होंने जो है सब्ट्रैक्शंस एडिशंस किए, किसी चीज़ को बोला कि नहीं ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। तो ये एक उस टाइप का प्रोसेस रहा, लेकिन अल्टीमेटली इट केम टुगेदर। अब जो आपने बोला कि कुछ नाम रह गए हैं, डेफिनेटली देयर आर वेरी बिग नेम्स लाइक शाहरुख खान, मोस्ट ऑब्वियस वन, और इवन उस्ताद जाकिर हुसैन, बिल्कुल, तो जिनको मैं रीच नहीं कर पाई basically. But yes, having said that, there are so many Muslim achievers. मतलब मैं कुछ नाम लूँगी, जैसे निखत ज़रीन है, वो बॉक्सिंग में टॉप हैं, या फॉर एग्जांपल अजीम प्रेम जी हैं, उन्होंने मना कर दिया इसमें शमूलियत करने से। मे बी ही डजंट वांट टू आइडेंटिफाई सो मच एज यू नो मुस्लिम करके। तो बिकॉज मुस्लिम आइडेंटिटी जो है वो भी आफ्टर 9/11 जो है, इट इज़ अ पर्टिकुलरली स्टिग्मेटाइज्ड आइडेंटिटी। तो हर कोई इसको ओवर एम्फेसाइज नहीं करना चाहता है, या कुछ लोग अपने आप को सिंपली एज इंडियन देखते हैं, वो ज़्यादा इस बारे में सोचते नहीं हैं मुस्लिम आइडेंटिटी के क्वेश्चन के बारे में। मैं सोचती हूँ, इसलिए मैंने ये किताब लिखी। लेकिन पोस्ट 9/11 वर्ल्ड में लाइक identifying as a Muslim and coming out as a Muslim and saying that I am Muslim and I'm not a terrorist, for example, जैसे वो शाहरुख खान की मूवी में हमने देखा। So that is one of the things I would say which is a response to this global जो इस्लामोफोबिया हमने उसके बाद देखा 9/11 के बाद। तो this is a response to many things. This is a response to first of all our passivity, जिससे मेरा मतलब है कहने का कि जो मुस्लिम्स हैं, पर्टिकुलरली इंडियन मुस्लिम्स, हम सिर्फ पैसिव रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब किसी ने फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव परसेप्शन या नेगेटिव मूवी या कोई नेगेटिव स्टेटमेंट अगर उन्होंने दे दिया, तो तब हम बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे। बट वेयर इज़ आवर एजेंसी, वेयर इज़ आवर प्रोएक्टिव एटीट्यूड, यानी रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। आप सिर्फ रिएक्ट ना करें कि अगर आप पे कोई नेगेटिव टिप्पणी कर रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है, आप उसको इग्नोर करें। आप अपना पॉजिटिव साइड दिखाएं कि किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है या करेगी आगे जाके विकसित भारत के लिए। विकसित भारत का आपने जिक्र किया, 2047 का आपने जिक्र किया, नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। ये 360 डिग्री का जो यू टर्न आया, हालांकि आप बहुत इंटरव्यूज में इसका जवाब दे चुकी हैं, लेकिन मुझे फिर भी जानना है कि जैसे मैं खुद आपकी खबरें पढ़ा करती थी, आपके बयान सुनती थी, या खुद हम अपने चैनल में वाली खबरें चलाया करते थे, तो कभी लगा नहीं कि शैला राशिद भी ऐसा यू टर्न ले लेंगी? तो ये कुछ एक ऐसा फैसला लगा, जैसे एक रिटायर्ड IAS हैं सूर्य प्रताप सिंह, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर की, उससे एक दिन पहले तक
वो प्रॉपर एंटी मोदी एंटी बीजेपी थे, और आप उनके पोस्ट पर जाकर देख सकती हैं। ओके 23 जनवरी से वो बदल गए। फिर उन्होंने एक लंबा Okay. चौड़ा पोस्ट लिखा, उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे कुछ भी कह लीजिए कि मैं डर गया, भाग गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज मेरे ईष्ट देवताओं के साथ हुई मुझे अच्छा लगा। अब मुझे आपसे जानना है कि आपको ऐसी कौन सा फैसला लगा मोदी सरकार का कि आपको लगा कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग? राइट राइट जी, बढ़िया सवाल पूछा आपने। मैंने इसका जिक्र किताब में भी किया है कि 370 के बाद जो है, पहले तो मैं डिप्रेस्ड हो गई, तो मैं इनएक्टिव हो गई, मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। मैंने कहा कि मेरा अब कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, तो मैं चुपचाप से बैठ गई मैं अपने कमरे में। मतलब 3-4 साल का एक पूरा फेज़ रहा जिसमें मैंने कोई भी एक्टिविज़्म, कोई भी कुछ नहीं किया, क्योंकि कोई थ्योरी ऑफ चेंज मेरे पास नहीं थी। तब तक हम लोग आपको शायद याद होगा, मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी जो है बनाई थी आपने। जी जी तो उस टाइम पे हमारा मेन जो स्लोगन था या मेन मैनिफेस्टो जो था वो था कि हमें स्टेटहुड बचाना है, या हमें आर्टिकल 35A को बचाना है, 370 को बचाना है, यानी स्पेशल स्टेटस जो JNK का है उसको बचाना है। तो तब हमारे पास एक थ्योरी ऑफ चेंज थी, तो हम एक्टिविज़्म कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन जब 370 चला गया, हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की उसके अगेंस्ट पे, हमें स्टे तक नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट से। तो फिर तो मैंने अपने आप से पूछा कि जो हम अपने लोगों से वादा कर रहे हैं कि हम लोग स्पेशल स्टेटस को बचाएंगे, तो किस तरह से बचाएंगे, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड देन। सो इसका मुझे जो है जवाब नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास, मुझे नहीं लगा कोई रास्ता था स्टेटहुड बचाने का। तो मैंने भी जो है, मैं अब देखिए ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस की तरह मैं भी लोगों को मिसलीड कर सकती हूँ। वो आज भी इवन 2024 में भी लोगों को ये बोल रहे हैं इलेक्शंस के दौरान कि हम जो है, हम स्टेटहुड वापस, हम JNK का जो स्पेशल स्टेटस है वो वापस लाएंगे। स्टेटहुड तो चलिए वो तो गवर्नमेंट ने खुद ही बोला है कि दे देंगे, बट स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370, 35A, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू बी डिसऑनेस्ट विद माय पीपल। आई डोंट वांट टू टेल पीपल कि मैं 35A या 370 को वापस ले आऊँगी। तो मैं चुपचाप से बैठ गई। 3-4 साल का एक फ़ेज़ रहा जिसमें मैं काफ़ी डिप्रेस्ड भी रही इसकी वजह से कि अब हमारे स्टेट का क्या होगा, अब हमारे स्पेशल स्टेटस का क्या होगा, अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। तो कई सारे कंसर्न्स थे, लेकिन मैंने ठीक उसका उल्टा होते हुए देखा। यानी मैंने देखा, पहली बात तो जो ये पत्थरबाजी वो बंद हो गया। हर फ्राइडे को, मतलब डिफ़ॉल्ट ये माना जाता था कि फ्राइडे है तो हड़ताल ही होगी। मतलब हम लोग भी सुबह, जैसे सुबह ट्यूशन के लिए निकलते थे, मैं अपने 10वीं 12वीं की बात कर रही हूँ। हम लोग जब सुबह फ्राइडे को ट्यूशन के लिए निकलते थे ना, तो हम लोग यूनिफॉर्म पहन के नहीं निकलते थे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होता था कि 12 बजे के बाद हड़ताल ही हो जाएगी, तो स्कूल तो जाना नहीं है उस दिन। सिमिलरली कॉलेज हमारा पूरा उसमें चला गया। अच्छा, कितने सारे लड़कों की, कश्मीरी लड़कों की जाने गई उसमें। आपने पैलेट विक्टिम्स का देखा होगा 2016 में। तो वो सब, वो दैट होल गोरी फेज दैट वाज ओवर, यू नो, वो सब कुछ ख़त्म हो गया एकदम से। तो मैंने भी अपने आप से प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी बिल्कुल सेंटर ने चला दी जो ये सब कुछ बंद हो गया। देखिए, मैं हमेशा कहा करती थी, मेरे जो पिछले अवतार में, मतलब जब मैं एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एज एन एंटी गवर्नमेंट एक्टिविस्ट, मैं हमेशा ये कहा करती थी कि सरकार जो है, और दिस इज़ ऑल्सो कांग्रेस गवर्नमेंट, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द UPA गवर्नमेंट, कि वो जम्मू कश्मीर को एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये चेन स्नैचिंग नहीं है, दिस इज़ अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इट नीड्स अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। तो किसी न किसी को ये डेडलॉक ब्रेक करना था। एंड मैं ये, आई थिंक आज तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो डेडलॉक है ये मोदी गवर्नमेंट ने ब्रेक किया है, एंड दे हैव पुट नेशन अबव पार्टी। क्योंकि आप देखिए, ये बहुत अनपॉपुलर डिसीजन है, ये कोई बहुत पॉपुलर डिसीजन नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो सामने आके, हालांकि आम जनता में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग, जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, उनमें ऑब्वियसली ये बहुत अनपॉपुलर डिसीजन था। तो आप देखते हैं कि वहाँ पे बीजेपी जो है इस बार जो है पॉलिटिकली इलेक्ट्रली अगर आप उनका देखें परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से नहीं रहा, या इवन उनके कैंडिडेट्स भी लोकसभा में तो श्रीनगर में या कश्मीर वैली में कैंडिडेट्स भी नहीं थे। तो इट वॉज़ अ पॉलिटिकल सोल्यूशन जहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकली इस चीज़ को एड्रेस किया कि कहाँ से फंडिंग आ रही है, कौन उकसा रहा है, कौन जो है कवर फायर दे रहा है सेपरेटिज्म को, उसको भी उन्होंने अंडर कंट्रोल लाया। कौन से ऐसे पब्लिकेशंस है, जैसे कई सारे अखबार आप देखेंगे वो ओपनली दे वर माउथ पीसेस ऑफ, यू नो, सेपरेटिज्म और आज़ादी। और मेरा ये मानना है कि जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे ना पत्थर फेंकने के लिए या गन उठाने के लिए, तब तक आपको कोई हक नहीं है दूसरे को बोलने का
कि तुम गन उठाओ या तुम पत्थर फेंको या तो तुम खुद उतरो उसमें, तब अलग बात है। जो लोग जा रहे हैं उसमें पथराव में, वो तो जेन्युइन फीलिंग के साथ जा रहे हैं, उनका कोई कॉज है। लेकिन जो एक अखबार में बैठा हुआ है, कोई अखबार के ऑफिस में बैठा हुआ है, या जो कोई किसी सोशल मीडिया हैंडल के पीछे छुपा हुआ है, या जो कोई अक्रॉस द बॉर्डर बैठा हुआ है जो उकसा रहा है, उस पर जो उन्होंने रोक लगाई, मुझे लगता है इसकी वजह से जो है ये अंडर कंट्रोल आया। अब ऑब्वियसली इसमें दीगर सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में जो अभी भी इन्फिल्ट्रेंट्स आते हैं उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में थी वो कंट्रोल में आई। और इससे एक चीज़ जो क्लियर हुई, जैसे 370 की वजह से क्या होता था, हमारा एक सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, हमारा एक अलग डॉक्यूमेंट होता था। जैसे जैसे आधार कार्ड है, वैसे ही हमारा एक स्टेट सब्जेक्ट होता था कि जो प्रिंसली अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट है JNK, हम उसके स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स द वर्ड वाज यूज्ड। तो ऑब्वियसली वी हैड टू आइडेंटिटीज़। तो वो दो आइडेंटिटीज़ को जब से ख़त्म किया है, मतलब तब से आप देखेंगे वहाँ पे बच्चे 26 जनवरी की परेड में जा रहे हैं। हाँ, तो जो तस्वीरें आती हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। करेक्ट। सो अब आप वो उस तरह का जो वो इख्तिलाफ या अंतर्विरोध या वो जो वो नहीं है, वो जो कॉन्ट्रडिक्शन रहती थी हमेशा कि क्या हम इंडियन हैं या हम कश्मीरी हैं, तो वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ख़त्म हुआ। तो पहले तो वहाँ से मतलब मैंने साइलेंटली ऑब्जर्व करना शुरू किया। फिर मैंने अपने खुद की मतलब खुद भी हमने देखा कि जैसे बहुत सारी हमारी माइंड में जब हम लेफ़्ट में होते हैं बहुत सारी कंस्पिरेसी थियोरीज़ होती हैं कि आपके साथ बिना वजह ऐसा हो जाएगा, बिना वजह वैसा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा आपके साथ। तो वो भी देखा पहली बात तो। फिर लास्ट का जो है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वहाँ पे, वो आप देखिए, हम लोग काफ़ी कुछ कहते हैं मोदी गवर्नमेंट के बारे में कि हिंदू मुस्लिम ये वो, लेकिन आप देखें वहाँ पे कितने सारे मुसलमानों की, मतलब कश्मीर में तो मेजॉरिटी मुसलमान ही हैं अभी, वहाँ पे कितने सारे मुसलमानों की जान बची किस वजह से, जो PMJ जो ये जन औषधि योजना है, फिर क्या है वो इंश्योरेंस वाली जो दूसरी स्कीम है। तो आप देखेंगे, अगर आप खुद भी अभी वहाँ पे जाएंगे वीडियो टेस्टिमोनियल्स, तो लोग आपसे कहेंगे कि हमारा पहले जो है 5 लाख रुपए जिस ऑपरेशन के लिए या जिस इलाज के लिए हमें लगते, वो जो है फ्री में हो जा रहा वो है। फ्री में हो जा रहा है। या जन औषधि योजना जो है वो वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर, वहाँ पे एक जो दुकान होती है जन औषधि योजना की, उसको मोदी दुकान बोला जाता था। सो दिस इज़, मैं उस फेज़ की बात कर रही हूँ जो पोस्ट एब्रोगेशन फेज़ है, जिसमें पॉलिटिक्स नहीं थी। अब तो पॉलिटिक्स इज़ बैक विद फुल फोर्स, अब वो पूरा रेटरिक 370 का वापस आ गया है। लेकिन मैं तब की बात कर रही हूँ कि मैंने साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि मेरी अपनी फैमिली में लोग क्या बोल रहे थे, कि हमारे आस पड़ोस में लोग क्या बोल रहे थे कि अच्छा हुआ ये जो कत्लो गारत है, ये रोज़ का डिस्टर्बेंस है, ये ख़त्म हो गया। तो दैट अलाउड मी, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं थी। इट्स पॉसिबल कि अगर मैंने किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू किया होता तो मैं फिर इन चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाती। लेकिन एज अ सिटीज़न, एज अ नागरिक जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि सच में चीज़ें देखिए, इंडिया, मैं काफ़ी लंबा जवाब दे दिया आपके सवाल का। इंडिया इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। आज अगर हम 2014 से लेके 2024 तक देखें, 10 साल हो गए। 2014 में जो था, जैसे हम लोग लेफ्ट में थे, हम लोग विरोध करते थे, हम लोग बोलते थे कि उद्योगपतियों की सरकार है। लेकिन आज अगर आप देखें, आज अगर आप गवर्नमेंट की देखें कि वेलफेयर स्कीम्स कितनी हैं, तो एट हार्ट इफ़ आई एम स्टिल अ लेफ्टिस्ट, मैं मानती हूँ कि मैं एट हार्ट स्टिल मैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बिलीव करती हूँ, तो फिर तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा इन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है कि जो अबाउट 70 सिटीजन्स हैं उन सबको यूनिवर्सल हेल्थ कवर मिलेगा। अब आप अगर एक लेफ्टिस्ट हैं, हो सकता है आपका भी कॉलेज में इनकाउंटर हुआ हो लेफ्ट पॉलिटिक्स के साथ, तो आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये मेरा प्रश्न है। तो 2014 से लेकर 24 तक काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, एंड इंडिया इज़ ट्रांसफॉर्मिंग ऑन अ वेरी बिग स्केल, ट्रांसफॉर्मिंग विद अ विजन एंड रिजॉल्व। वो चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, या हम किस तरह से अपनी हाईवेज बिल्ड कर रहे हैं, या किस तरह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मेक इन इंडिया। पहले हम लोग मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब आप देखिए GDP इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए। तो सब चीज़ें मजाक नहीं है, सब चीज़ें गिमिक नहीं है। और इस राइज, इंडिया के इस राइज से आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। एंड अगर हम एक टाइम
फ्रेम में फ्रीज होके रहेंगे तो मुझे लगता है वो अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे एक जगह कंफ्यूजन हुआ। बिल्कुल। आपने कहा कि 370 जब हटा तो आपकी विचारधारा बदली, समझ में आता है। लेकिन जब आप सोशल एक्टिविस्ट बन रही थी उस दौर में, या जेएनयू वाला फेज अगर मैं देखूं, या फिर जब आप उस दिशा में बढ़ रही थी कि एंटी गवर्नमेंट एक्टिविस्ट हम बन गए हैं, तो वो सब आपने क्या चीजें देखी कि आप एंटी गवर्नमेंट हो गई? 2-3 साल में आपने ऐसा क्या नोटिस कर लिया था, या फिर जो चीजें पढ़ाई गई थी, बताई गई थी, मिसलीड किया गया था हाँ जी। मोदी सरकार को लेकर, वो चीज थी, या मैं अगर इजी शब्दों में पूछूं ब्रेन वॉश किया गया था? आप कह सकते हैं कि डोमिनेंट डिस्कोर्स तब वही था कि जब 2002 के जब राइट्स वगैरह हुए, उसके बाद आप देखते हैं कि काफ़ी सारी ऑपोजिशन जो है प्राइम मिनिस्टर, मतलब उस टाइम तो वो चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर मोदी, उनकी काफ़ी सारी ऑपोजिशन थी। लेकिन यहाँ पे हमें ना एक खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि उनको रिपीटेडली, पहले तो वो कभी अक्यूज नहीं थे उसमें डायरेक्टली, दूसरी बात उनको रिपीटेडली कोर्ट्स से क्लीन चिट मिल गया, 2018 में मिला, 2022 में मिला। तो हमें क्या उसी पे स्टक रहना चाहिए? मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी अल्लू अर्जुन है वो जेल से बाहर आए, या कल को समझ लीजिए हमारे कोई साथी जो हैं वो जेल से बाहर आ जाते हैं, तो उनको तो हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि इनको जुडिशरी ने बेल दे दी या इनको जुडिशरी ने एग्जोनरेट कर दिया। तो एक ऐसे व्यक्ति जिनको मतलब पहले तो वो कभी अक्यूज ही नहीं थे उसमें, और बार बार रिपीटेडली जब उनको क्लीन चिट मिल रहा है, तो आपको तो फिर उस प्रोसेस पे भी रखना पड़ेगा ना, उस पे भी आपको भरोसा। यानी कि मेरा कहने का सिंपल शब्दों में ये मतलब है कि जब हम हमारे कोई साथी लेफ्ट के, मैं बार बार अपने आप को एज अ लेफ्ट ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं एज अ लेफ्टिस्ट ही एट अ हार्ट बिलीव करती हूँ, मैं आइडेंटिफाई करती हूँ। अपने जब किसी साथी को हम लोग देखते हैं जेल जाते हुए या कोई चार्ज लगते हुए, तो तब हम कहते हैं कि ही और शी इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन जो दूसरा पक्ष होता है यानी राइट विंग के लिए, उनके लिए हमारा स्टैंडर्ड होता है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट एंड इवन आफ्टर बीइंग प्रूवन इनोसेंट, और गिल्टी इवन इफ दे आर नॉट अक्यूज्ड। तो ये तो मेंटालिटी, इससे हम लोग उसी टाइम फ्रेम में ही फ्रीज रहेंगे। रिपीटेडली कोर्ट्स ने जो है क्लीन चिट दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो उस बात को अब कंटिन्यूसली खींचना मुझे लगता है कि ये, इससे हम लोग खुद ही पीछे रह जाएंगे। एक्चुअली जो नेशन की प्रोग्रेस है, नेशन की तो प्रोग्रेस हो रही है, हम लोग उससे कटे रह जाएंगे। अच्छा, शैला राशिद का तो माइंड बदल गया, विचार बदल गए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए, इसमें हमने देखा कि कश्मीर की जनता ने अपना मैंडेट दिया, हम एनसी के साथ हैं, मुसलमानों ने बहुत खासकर, अच्छी बात है। हाँ, और जम्मू वालों ने, जिसमें हिंदू मेरी पॉपुलेशन भी ज्यादा फेवरेट है, पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, कोई उन्होंने, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उन्होंने मैंडेट दिया कि हम बीजेपी के साथ हैं। हालांकि बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई, तो वहां पर तो हिंदू मुस्लिम सीधे सीधे तौर पर है। आपका भरोसा जीत रही है मोदी सरकार या बीजेपी उन मुसलमानों के बीच में, जब वो वेलफेयर स्कीम्स जा रही हैं, वो लोग कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, फेवरेट हो सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जो सरकार या जो पार्टी आपको इतनी सारी चीजें दे रही है, उनसे आम मुसलमान क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहा कश्मीर? ये आपको बीजेपी के जो वहाँ पे जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि बीजेपी ने जो स्टेप्स वहाँ पे लिए, दे हैव पुट नेशन अबव पार्टी। मैं पहली बात ये कहूँगी। लेकिन दूसरी बात, हमें इसको बिल्कुल भी नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप सक्सेस को एक तरीके से डिफ़ाइन कर रही हैं, मैं दूसरे तरीके से डिफ़ाइन कर सकती हूँ। सक्सेस का एक पैमाना ये भी हो सकता है कि जो अफजल गुरु के ब्रदर हैं, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि सिक्योरिटी सिचुएशन बेटर हो गई है। तो फिर शैला रशीद कौन है जब अफजल गुरु के ब्रदर खुद बोल रहे हैं? मैं आपको सक्सेस का दूसरा पैमाना ये दे सकती हूँ, जो वोटिंग परसेंटेज हुई श्रीनगर में, श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% से ऊपर कभी वोटिंग परसेंटेज नहीं गई, लेकिन इस बार 40% लोकसभा इलेक्शन में पहुँच गई। ये अपने आप में एक सक्सेस का पैरामीटर है। तो ये किसकी सक्सेस है? ये तो उसी की सक्सेस है जिसने, जो इन चार्ज है, चाहे वो एलजी सिन्हा साहब को आप बोल दें, प्राइम मिनिस्टर को बोल दें, एक ही गवर्नमेंट है, मतलब एक ही अभी सेंटर का ही रूल चल रहा है। तो जो जमात इस्लामी है, जिन्होंने 35 साल, मतलब ऐसा मैंने सुना है, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो आई एम सॉरी इफ दिस इज़ अनफेयर वेरीफाइड और समथिंग, लेकिन इस तरह का मैंने कुछ लोगों से सुना है कि अगर आपके उंगली पे अगर आपका वोटिंग का निशान होता था तो उंगली काट दी जाती थी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने 35 साल बोला कि वोटिंग हराम है, इंडियन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, इंडियन रूल को लेजिटिमाइज नहीं करना है कश्मीर में, वो खुद आज कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लेने के लिए तैयार है।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अच्छा, मैं आपको एक और पैमाना देती हूँ सक्सेस का। आपने बोला कि बीजेपी सक्सेसफुल नहीं हुई, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। 1987 के जो इलेक्शंस है, इट इज़ अ वाटरशेड मोमेंट, जिसको भी कश्मीर की हिस्ट्री पता है, सब जानते हैं कि रिगिंग की वजह से, जो धांधली हुई इलेक्शन की वजह से, उस टाइम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थे, तो किसने कराई मुझे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह से डायरेक्टली बिकेम अ ट्रिगर फॉर आर्म्ड इंसर्जेंसी इन कश्मीर। उसी की वजह से कश्मीरी पंडित निकले, उसी की वजह से जो बाकी सारी मतलब हमारी पूरी जनरेशन जो ट्रॉमेटाइज होगी, वो उसका डायरेक्ट नतीजा है। इसके बरक्स अगर आप देखें, आज इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं। बीजेपी की जितनी सीट्स आ रही हैं, जितनी नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये भी ये एक इंडियन डेमोक्रेसी के लिए इट इज़ अ विन फॉर इंडिया एज अ कंट्री। तो इसमें हमेशा बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी हैज़ पुट नेशन अबव पार्टी। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट? अच्छा, 370 के बाद हालात बदले हैं, नो डाउट। मैं तो आई थिंक 2022 में खुद ही कश्मीर गई थी, तो वहाँ के लोगों से जब मैंने बात की तो वो इसलिए खुश थे क्योंकि उनका टूरिज्म बढ़ा है। वो लोग बहुत खुश हैं इस चीज से। अच्छा, जो मैंने चीज नोटिस की वो ये कि जो फौज थी वो लगातार वहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही थी, वो लोग गश्त लगा रहे थे, तो बड़ा सिक्योर सा फील हुआ। 5-6 दिन में वहाँ रुकी, मुझे अच्छा लगा। लेकिन फौज के बारे में एक थ्योरी और भी चलाई जाती थी और मुझे ना अब तक सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। तो मैं, आप बतौर नागरिक भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि जो ये फैलाया गया, अब ये प्रोपेगेंडा था या झूठ था, ये आप बताइएगा, कि सुरक्षा के नाम पर या चेकिंग के नाम पर क्या वाकई में आर्मी जबरदस्ती घुसती थी या मिसबिहेव करती थी, जिसकी वजह से वहां पर जो लोकल लोग थे उनके अंदर एक गुस्सा था, बच्चे के अंदर ये था कि नहीं ये हमारे दुश्मन है, ये चीज थी, या ये सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा था कि संदेह के आधार पर आप मार सकते हैं किसी को, इसका फायदा वहां पर उठाएगा फौजी? ऐसा कुछ था? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और आपने बहुत हिस्टोरिकली रूटेड सवाल पूछा, क्योंकि आज हम आफ्सपा का नाम ही भूल गए। 2010 में अगर आपको याद होगा, आफ्सपा कितना बड़ा इशू था। इट वाज द की टर्म दैट वाज बीइंग यूज्ड। आज उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि आज वो चीज़ें हो ही नहीं रही है। देखिए, इसको मैंने अपने अपेंडिक्स में, इस बुक में एक अपेंडिक्स, क्योंकि किताब जो इंडियन मुस्लिम्स के बारे में है, तो कश्मीर जो है वो एक डाइवर्शन हो जाता, तो मैंने उसको अपेंडिक्स में डाल दिया। मैंने उसका एक संक्षेप में एनालिसिस दिया है कि इंडिया इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू से दिस, आई थिंक वी हैव टू रिपीट दिस, इंडिया इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इंडिया इज़ अ विक्टिम ऑफ पाकिस्तानी टेररिज्म। एंड अगर आप किसी भी फौज को प्रोवोक करेंगे, वो चाहे कहीं की भी हो, वो इजराइल की हो, कहीं की भी हो, वो रिटालिएट करेगी। वो रिटालिएट किसके खिलाफ करेगी? नाउ दैट इज़ द क्वेश्चन। वहाँ पे लोकल सपोर्ट था मिलिटेंसी के लिए, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि लोकल मिलिटेंसी थी। जो मिलिटेंट होते थे, जो गन उठाते थे, वो लोकल लड़के होते थे। तो डेफिनेटली थे वो। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुई थी। ब्रेन वॉश थे या इंडियन डेमोक्रेसी से उनका, अच्छा, मतलब जी, वो हो गया था ड्यू टू रिगिंग, या रिगिंग एक ही बार नहीं हुई, रिगिंग कई बार वहाँ पे हुई। दैट वाज अ रूटीन अफेयर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि वहाँ पे जो उस टाइम, जो आज तो जो मोस्टली इन्फिल्ट्रेंट्स आते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन उस वक्त अगर आप 90s की बात करें, जो जिन लोगों ने गन उठाया वो लोकल लड़के थे। तो जो आप समझ सकते हैं कि उनकी फैमिलीज़ या उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़, उनका नेबरहुड उनको सपोर्ट करता था। तो उसकी वजह से जो है आर्मी को क्वेश्चनिंग के लिए इंटरोगेशन, जिसका एक बहुत क्या मैं कहूँ, वो एक डर फैलाने वाला वर्ड था, इंटरोगेशन के लिए उठा लिया, क्योंकि उनको क्वेश्चनिंग करनी पड़ती थी। तो हमें जो हम लोग भी जब बड़े हुए, पहले तो कुछ आइडिया नहीं था ज़्यादा। 2010 में जाके जब वो बहुत लंबे प्रोटेस्ट चले, 110 लड़के मरे, तब जाके हमें मतलब तब जाके हमें समझ आया कि चल क्या रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है। लेकिन हमें स्टार्टिंग पॉइंट की बात करनी चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट इज़ पाकिस्तानी टेररिज्म। उसकी वजह से जो है आर्मी गेट्स इनटू अ रिएक्शन। इवन आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि आर्मी ने प्रोब इनिशिएट किया या एक कोर्ट मार्शल इनिशिएट किया। देयर वाज अ समवन हु डाइड इन आर्मी कस्टडी, क्योंकि जो ये इंटरोगेशन है उसके ड्यूरिंग बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, चाहे वो टॉर्चर हो, क्या हो। तो यू आर एक्चुअली प्रोवोकिंग द आर्मी इनटू अ रिएक्शन। तो उसकी वजह से जो है एंटी आर्मी और एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ता है। अब मैंने 2016 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मैंने ये बोला था अपने इंटरव्यू में कि मैंने खुद देखा है कि आर्मी जो है वो हमारे घरों के अंदर बूट्स पहन के आती थी, राइट। तो उसकी वजह से, मतलब वो एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन उसकी वजह से बहुत वो जो डिसरिस्पेक्ट का एक हमें लगता था कि ये एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है। लेकिन अब ये पिछले 3-4 साल में आप अगर देखें,
ये सब ख़त्म हो गया है। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इनफैक्ट एक बार स्टेटमेंट में ये भी कहा, आई थिंक वो कश्मीर में बोल रहे थे या जम्मू में, आई एम नॉट श्योर कहाँ पे उन्होंने बोला, उन्होंने ये कहा कि अगर हालात ठीक रहे तो हम आफ्सपा को रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने 30 साल में मैंने किसी गृह मंत्री को ये नहीं सुना है बोलते हुए कि हम आफ्सपा रिमूव भी कर सकते हैं, स्पेशली जो नॉन डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ हैज़ टू बी पीस। वंस पीस इज़ एस्टैब्लिश्ड, अब देखिए अब कश्मीर में जो है वो लोकल सपोर्ट ख़त्म हो गया है मिलिटेंसी के लिए। तो जो पाकिस्तान है उसने अपनी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ शिफ्ट कर दी हैं पीर पंजाल रीजन, यानी जम्मू रीजन की तरफ या चिनाब वैली की तरफ। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं अब वहाँ पे हो रहे हैं। देखिए एक्चुअली अगर आप कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की अगर आप टोपोग्राफी देखें, कश्मीर से इन्फिल्ट्रेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ पे जो हिमालयाज़ हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है और इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी कोल्ड, इट्स डिफ़िकल्ट। वहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेट करना डिफ़िकल्ट है एक्चुअली कश्मीर रीजन से। जम्मू रीजन हैज़ ऑलवेज़ बीन ईजियर टू इन्फिल्ट्रेट, बट वाई डिड वी सी कि जो इन्फिल्ट्रेशन हुई वो कश्मीर में हुई, ना कि जम्मू में, बिकॉज ऑफ लोकल सपोर्ट। तो कश्मीर में जब लोकल सपोर्ट ख़त्म हुआ तो ये सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ शिफ्ट हो गई जम्मू रीजन में। अब मेरा एक अप्रहेंशन ये है जो मैंने इस बुक में भी जिसका इजहार किया है अपने अपेंडिक्स में, कि जिस तरह से हमारी पूरी जनरेशन को ये दिखाकर कि देखो देखो इंडियन आर्मी ये कर रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, आफ्सपा, उसी तरह से अब ये चीज़ जम्मू में होगी। तो इसलिए भी मैंने हालांकि किताब इंडियन मुस्लिम्स के बारे में, कश्मीर के बारे में नहीं है ये किताब, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए क्योंकि अगर 5 लोगों तक ही मेरी बात पहुंचती है तो वो भी ठीक है। कम से कम 5 लोगों में वो अवेयरनेस आए कि यू हैव टू लुक बियॉन्ड, यू हैव टू सी हु इज़ द रियल कल्प्रिट। क्या यहाँ पे रियल कल्प्रिट आर्मी है या यहाँ पे रियल कल्प्रिट पाकिस्तान है? पाकिस्तान जिसकी अपनी इतनी ड्विंडलिंग इकोनॉमी है, उनके लोग जो हैं वो हीट वेव से और फैमिन से मर रहे हैं, उनको अपने आप पे फोकस करना चाहिए या उनको कश्मीर पे फोकस करना चाहिए? इंडिया तो किसी को इन्वेड नहीं कर रहा, इंडिया तो किसी पे टेररिस्ट अटैक्स नहीं करवा रहा, सो इंडिया इज़ एक्चुअली अ पीसफुल कंट्री, बट बिकॉज आवर आर्मी इज़ प्रोवोक्ड इनटू दीज एक्शंस, yes, there is a possibility of an anti-India and anti-army sentiment building up due to the reaction by army. अच्छा, जैसे मैंने कहा कि आपकी तो चलिए पसंद नापसंद क्लियर हो गई थोड़ी सी, आपकी एक कॉफी भी रखी है शायद या चाय आप ले लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं कश्मीर में आपको पसंद कर रही है, क्योंकि मैंने एक तस्वीर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी जहां पर किरण रिजिजू आपकी किताब को लिए हाथ में खड़े हैं। तो क्या ये इनिशिएटिव है कि आप बीजेपी के साथ आगे बढ़ सकती हैं? क्योंकि बीच में इतनी खबरें आई थी कि शीला राशिद बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। खबरें तो खबरें हैं, कुछ भी आ सकती है, तो सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी लिख देते हैं। एक ने लिखा कि मुख्यमंत्री तक चेहरा वो बन सकती हैं, तो इंटरेस्ट है आपका कि आप बीजेपी के साथ आगे बढ़ें, या ऑफर आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से? मैं जस्ट पूछ रही हूँ कि पॉलिटिकली आप फिर से एक्टिव होना चाहती हैं? नॉट राइट नाउ, क्योंकि देखिए मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ। अगर आप मेरी किताब देखें, इसमें बहुत सारा पॉलिटिकल मैसेज है, इसमें सोशल रिफॉर्म की मैसेज है, इसमें एक मैसेज है मुस्लिम कम्युनिटी को सोशियो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने की, इसमें बात है। इसमें पार्टीशन की बात हुई है कि पार्टीशन की वजह से हमारा क्या हुआ। इसमें बात हुई है कि मुस्लिम्स जो है अपने हीरोज़ को क्यों नहीं पसंद करते हैं। सो दीज आर ऑल, आप इसको पॉलिटिकल या मेटा पॉलिटिकल टॉपिक्स कह सकती हैं। तो आई एम अ पॉलिटिकल माइंड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, एंड आई एम इन पॉलिटिक्स ऑलरेडी, एंड आई एम ऑल्सो नॉट इन पॉलिटिक्स, इन द सेंस कि मेरी जो बुक है उसका ये एक एक्शन ओरिएंटेड बुक है, ये एक पॉलिटिकल मैसेज है। तो पॉलिटिक्स इज़ नॉट जस्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अगर देखिए मैंने अपने यूथ में, अपने 20s में कई सारी बातें बोली, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ फाउंडेड, कुछ अनफाउंडेड, कुछ फैक्चुअल, कुछ कंस्पिरेसी थियोरीज पे बेस्ड। तो मुझे लगता है कि आज मेरे 30s में मुझे आई मे बी कंसर्न्ड अबाउट द एग्जैक्ट सेम इश्यूज। आज भी मेरा कंसर्न वही हो सकता है कि महिलाओं की सेफ्टी, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आज मैं सोल्यूशंस ढूंढना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप अपने 20s से 30s में गए और अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करते रह गए, तो आपका, मुझे लगता है कि जो आपका
जो एजिंग और एवोल्यूशन है वो वेस्ट हो गया है। तो 30s में यू हैव टू टॉक अबाउट सोल्यूशंस एंड आई नो दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट, जैसे मैं जिम जाती हूँ तो वहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल यूथ है, वो मुझसे मिलते हैं कि आप तो वो है ना, आप तो फलाना है, हम आपको फॉलो किया करते थे, राइट। सो मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज अगर हमारे नेशन को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि आज हालात दुनिया में अगर आप देखें बहुत ख़राब है। इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ अमेरिका फॉर एग्जांपल जो है वो खालिस्तानी टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, या सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स को यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है, या इसी तरह से आप देखेंगे पाकिस्तान तो खैर वो तो परमानेंट है ही, लेकिन इवन बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट को किस तरह किसने फंड किया आई डोंट नो, लेकिन हालात ख़राब हैं। तो आज हमारे मुल्क की ये रिक्वायरमेंट है कि हम सब लोग एक साथ खड़े हों, वो चाहे फिर इट्स नॉट नेसेसरी मैं एनसी में हूँ या मैं बीजेपी में हूँ, या कहाँ पे आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी काफ़ी सेंसिबल स्टेटमेंट्स आती हैं। तो अब उनको तो आप नहीं कह सकते कि वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो जो है वो काफ़ी सेंसिबल, ही इज़ स्पीकिंग एज एन इंडियन एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज़ आवर चीफ मिनिस्टर रादर देन समबडी हु इज़ मिसलीडिंग द पीपल। क्योंकि देखिए 2003 से 2010 तक मैं बड़ी हुई हूँ पीडीपी का सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स रेटरिक सुनते हुए। वो जो ह्यूमन राइट्स रेटरिक है एक्चुअली इट इज़ अ कवर फायर फॉर सॉफ्ट सेपरेटिज्म, जहाँ पे आप पाकिस्तानी टेररिज्म को कभी डिनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन द मोमेंट इंडियन आर्मी डज समथिंग यू विल से कि ओ देखिए ऐसा हो गया, या आप मिलिटेंट्स के फ्यूनरल पे जाते हैं या व्हाटएवर, फिर जा कर के वो बीजेपी के साथ, जिसको वो मतलब अपना आर्च नेमेसिस यानी मुख्य एनिमी बताते हैं, उनके साथ ही जाकर वो हाथ मिला लेते हैं। तो यानी जब सत्ता संभालने की, जब कुर्सी संभालने की बात आती है, तब उनकी 2 पीढ़ियों ने गवर्नमेंट बनाई बीजेपी के साथ, लेकिन आज वो वही स्टेटमेंट देंगे कि नहीं जी ये मतलब आप, मैं जाना नहीं चाहती हूँ उसमें कि उन्होंने कितनी आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स दी हैं। एक्चुअली उनको रेलेवेंट ज़्यादा बनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बजाय अगर आप देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है दे आर मेकिंग वेरी सेंसिबल स्टेटमेंट्स, द चीफ मिनिस्टर इज मेकिंग, जैसे उन्होंने हाल ही में ईवीएम पे कहा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडियंस हैव फेथ इन द डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर तो कोई वोट करने ही नहीं निकलेगा। तो और यही बात उन्होंने कही कि आप चुनाव भी मत लड़िए ना, फिर एग्जैक्टली डाउट है तो। राइट, दैट इज एग्जैक्टली माय पोजीशन। दिस आई हैड सेड जब मैं लेफ्ट में भी थी, तब भी मैंने यही बात कही थी कि मतलब अगर ईवीएम पे आपको शक है तो फिर तो आपको चक्का जाम कर देना चाहिए। यू शुड नॉट अलाउ एनीथिंग टू फंक्शन, यू एज इन मतलब जो भी ऑपोजिशन है, एज इन वी, उस टाइम पे तो यू नहीं था, उस टाइम पे वी था, वी शुड मतलब हमें तो चक्का जाम कर देना चाहिए अगर ईवीएम में गड़बड़ी है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स करने से। एंड आई थिंक दैट दिस टाइम आवर कंट्री नीड्स अस, सो एवरीबडी, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखिए जीएसटी पर फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं बीजेपी के साथ, टैक्सेस पर आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, मेरा खुद का डिफरेंस है बीजेपी के साथ। फॉर एग्जांपल वो एक नॉट जनरल बीजेपी, वो एक जो बीजेपी कर्नाटका में एक डिसीजन हुआ था विच वाज एन एंटी मुस्लिम डिसीजन, दिस हिजाब वाला, मेरा उससे विरोध है फॉर एग्जांपल, वो हमारा हो सकता है, लेकिन वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड एज अ कंट्री। सो वन ऑफ द मैसेजेस इन दिस बुक इज़ ऑल्सो दैट कि यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज इंडियंस फर्स्ट, और ये मैसेज मुस्लिम्स के लिए भी है, ये मैसेज हिंदूज़ के लिए भी है, ये सबके लिए है, क्योंकि हमें बांटने वाले बहुत हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। जब आपको जियो पॉलिटिक्स की समझ आ जाती है, तब आपको समझ आता है कि ये जो सब कुछ ह्यूमन राइट्स एट्सेट्रा, एक्चुअली दिस इज़ ऑल जियो पॉलिटिक्स, दिस इज़ फॉरेन पॉलिसी बाय अदर मीन्स। इसका कहने का मेरा मतलब क्या है, आए दिन आप अमेरिका से एक रिपोर्ट देखेंगी कि हिंदुस्तान में जी रिलीजियस फ्रीडम पे खतरा है, क्रिश्चियंस को खतरा है, मुस्लिम्स को खतरा है वगैरह। तो अगर अमेरिका इतना कंसर्न्ड, इफ अमेरिका इज सो कंसर्न्ड अबाउट राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, व्हाई आर दे सपोर्टिंग व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा फॉर एग्जाम्पल? क्योंकि इसराइल उनका एलाय है,
सो इट इज़ ऑल अबाउट जियो पॉलिटिक्स। इट्स नॉट कि उनको मुस्लिम्स के लिए कोई बहुत प्रेम है उनके प्रति। वो वहाँ पे तो मतलब मुस्लिम्स का क्या, पूरी ह्यूमैनिटी का 21st सेंचुरी में इतना बड़ा कोई मतलब मैसेकर नहीं हुआ है जो गाज़ा में हो रहा है। उस पर वो शांत है। उस पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब देखते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है उस पर, इफ़ दे कैन गेट अ सीज़ फायर इन ऑर्डर। तो यहाँ पे आपकी हिपोक्रेसी समझ में आती है कि जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जब आप, और हम भी उसमें काफ़ी कैरिड अवे हो गए। फॉर एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो यहाँ पे फंक्शन कर रही थी। हमें नहीं पता उनके फंडिंग सोर्सेज क्या थे या उनकी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स क्या थी। हम तो उनको एज अ यही समझते थे कि वो एक डू गुडर, यानी कि एक नोबल इंटेंशंस के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अब हमें जो है वो जियो पॉलिटिक्स की समझ आ गई है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जो है ही इज़ वेरी एस्ट्यूट। वो अपने स्पीचेस के थ्रू, अपने स्टांसेस के थ्रू, मोदी गवर्नमेंट ने जो फॉरेन पॉलिसी स्टांसेस लिए हैं, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध पे, बिल्कुल। या हर जगह अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन की है, चाहे वो इजराइल फ़लस्तीन, वो खुद को डिहाइफिनेट किया है इन सब कॉन्फ्लिक्ट से। सो दैट इज़ पुटिंग इंडिया फर्स्ट. So we also have to, as citizens, we also have to put India first, and we have to understand कि ये जियोपॉलिटिक्स कैसे काम करती है। ये जो बाहर की जो एजेंसीज़ हैं वो यहाँ पे आके अगर कुछ कर रही हैं तो वो अपने मुल्क में क्यों नहीं कर रही। हाँ, उनका यहाँ क्या इंटरेस्ट है। Right. So now we need to understand that thing. There was a whole phase when this NGO activism was very popular. लेकिन तब हम भी बेखबर थे, तब हमें भी इतना पता नहीं था। लेकिन अब ये चीज़ें जो है ना, ये सामने आ रही हैं कि किस तरह से कौन सी NGOs फंड होती हैं और उनका क्या एजेंडा है, उनके सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज ऑफ और ये इनकम। सब भी पिछले 10 सालों में हो रहा है। और मतलब मुझे लगता है 17-18 के बाद से तो खासकर हम ये चीजें सुनने में आ रही हैं। आपने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सबको एक रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो यही बात तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे। तो वही बात आपने कह दी। अच्छा, आप योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को या फिर वो जिस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि भले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लेकिन बातें उनकी हर जगह होती हैं, आप कैसे देखती हैं? मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में उतना रही नहीं हूँ तो मेरा ज़्यादा तो अनुभव है नहीं। लेकिन मैं एक मुस्लिम बिजनेसमैन से बात कर रही थी, जिससे मैंने पूछा कि, मैंने कहा कि आप लोगों के यहाँ तो बड़े हालात ख़राब हैं, ये बुलडोज़र वगैरह ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है कि जो मुस्लिम बिजनेसमैन हैं उन पे सबसे ज़्यादा अटैक जो है वो होता था मुस्लिम माफिया से, कि जो उनको कभी किडनैप, जो उनको काम नहीं करने देते थे, रैंसम मांगते थे, या मतलब वो हफ्ता वसूली और वो सब कुछ। तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल में आया है, एंड उसकी वजह से जो मुस्लिम बिजनेसमैन हैं दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू फ्लरिश। यानी कि उन्होंने इसको इस तरह से बोला कि दवाई सही है, डॉक्टर गलत है, उस तरह से, राइट? बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन यूपी। बट अब देखिए, अब जो ये मंदिर मस्जिद के डिस्प्यूट्स हैं, इसको तो कहीं पे एंड होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो है कोई भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। इसको पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, कोई भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है कि देखिए जी कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे। तो इस पे हमें किसी कंसेंसस पे आना पड़ेगा। तो आई होप कि जुडिशरी कोई ऐसा लास्टिंग डिसीजन दे। ऑल आइज ऑन द जुडिशरी नाउ, एवरीबडी इज़ लुकिंग टुवर्ड्स द जुडिशरी, कि वो कोई इसका ऐसा समाधान निकाल के दें। मैं यहाँ पे प्रेरणा लेना चाहूँगी डॉक्टर शशि थरूर से। जैसे एक बार वो UK गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे आई थिंक वो BBC से वाबस्ता, मतलब उस टाइम पे BBC से बात कर रहे थे या किसी यूनिवर्सिटी में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को जो है एक टोकन कॉम्पनसेशन और एक एक्नॉलेजमेंट, कोई ₹1 देना चाहिए इंडिया को एज अ टोकन कॉम्पनसेशन और एज अ टोकन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक रॉन्ग्स दैट वर डन अंडर द ब्रिटिश रूल। हर चीज़ को आप रेमेडी नहीं कर सकते हैं। अब हम ब्रिटेन की पूरी वेल्थ जो है वो यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, ऐसा कोई प्रयास हमने किया भी नहीं है। तो उन्होंने जो ये बात कही कि आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड ऑन योर शो, कि can we have some kind of truth and reconciliation commission? Can we have some kind of interfaith forum between Hindus and Muslims, जहाँ पे एक acknowledgement हो? अब देखिए 40,000 मस्जिद के नीचे अगर आप मंदिर ढूंढने निकले तो इस कंट्री में सिविल वॉर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई और सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा।
या तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में डिसाइड कर लें कि मंदिर भी रहेगा, मस्जिद भी रहेगी, किस तरह से हम लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है एक एक्नॉलेजमेंट हो कि जी, यहाँ पे जैसे मथुरा में हम देखते हैं कि काफ़ी एक ओवरवेलमिंग एविडेंस है टेम्पल डिस्ट्रैक्शन का। वहाँ पे हम लोग जस्ट एक्नॉलेज करें कि टेम्पल डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट समबडी यू नो हु हैज़ मोर इनसाइट मतलब जहाँ पर एविडेंस दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा खुदाई और ये सब नहीं करना पड़ेगा, तो उस तरफ से पहल हो जानी चाहिए कि आप तो क्या कोई एक्नॉलेजमेंट हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के बिहाफ पे विल दैट बी इनफ फॉर द हिंदू कम्युनिटी? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सारे हिंदू जो हैं, जैसे आप हैं, आप सुबह आपका पहला प्रेफरेंस ये नहीं होता है कि मुझे कौन सा टेम्पल आज रिकवर करना है। आपका प्रेफरेंस है कि मैं मेट्रो टाइम पे पकड़ूं, मैं अपने स्टूडियो में टाइम से पहुंचूं, मुझे अपना एग्जैक्टली सेम मुसलमानों का भी है कि कोई भी मुस्लिम, जैसे आपके कोई कैमरा पर्सन होंगे या कोई होंगे वो मुस्लिम होंगे यहाँ पे स्टूडियो में, तो इनका उससे मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स से ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं। लेकिन क्या इसको एक मुझे लगता है कि हमें इसको सील करने की ज़रूरत है। कहीं पे हमें एक कॉम्प्रोमाइज़ या एक रॉप्रशमा या कोई एक किसी कंसेंसस पे पहुंचने की ज़रूरत है जहाँ पे हम लोग एक्नॉलेज करें कि ये हुआ। और ये तो अभी तक ये पार्टीशन के लिए भी नहीं हुआ है। अभी तक ये कश्मीरी पंडितों की जो उनका जो एक्सोडस हुआ उसके बारे में भी ये नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई चीज़ें जो है, हर चीज़ को हम लोग मतलब वी कैन नॉट गो बैक 100 years ऑन एवरीथिंग, बिकॉज वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। सो शुड देयर बी सम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप ऐसा काफ़ी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैसे कोई एकेडमिक हैं, वो एक पेपर प्रेजेंट कर रहे थे एक कॉन्फ्रेंस में, तो मैं मतलब मुझे भी एक पेपर प्रेजेंट करना था उस कॉन्फ्रेंस में। तो वो पेपर प्रेजेंट करने से पहले वो बोलती हैं कि आई एक्नॉलेज दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन द लैंड ऑफ द एबोरिजिनल्स इन ऑस्ट्रेलिया whose homes were devastated, etc., who were driven out, etc. So there is a difference between, मतलब अब अगर हम, जैसे मैंने कहा कि 40,000 मंदिरों के नीचे अगर हम मस्जिद खोदने बैठ जाएं तो तब तो फिर हो गया काम, तब तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कोई भी जो है उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उसको किस तरह से वेस्टर्न प्रेस में, इंटरनेशनल प्रेस में दिखाया जाएगा, आप जानते हैं। हमारे एम्बेसडर्स को समन किया जाएगा इस्लामिक कंट्रीज से। सो इट विल नॉट बी अ वेरी गुड थिंग, बट कैन देयर बी एन एक्नॉलेजमेंट? दे कैन सर्टनली बी एन एक्नॉलेजमेंट कि येस दिस हैपेंड। ऐसा पहले होता था, जैसे टर्की में जो हाया सोफिया है विच वॉज अ चर्च, जब वहाँ पे मुस्लिम इन्वेशन हुआ वो मॉस्क में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये मतलब उस टाइम पे ये नॉर्म हुआ करता था कि जब भी कोई कहीं पे कॉन्कर करता था, या आप चले जाइए, आप यूरोप की हिस्ट्री में चले जाइए, वहाँ पे जो जैसे जब वाइकिंग इन्वेजन्स होते थे क्रिश्चियन चर्चेस के ऊपर, तो वो लोग वहाँ पे आइडल्स डिस्ट्रॉय करते थे, राइट? सो दिस यूज टू हैपन, इट्स अ रियलिटी, ये पहले होता था। सो वी हैव टू स्टॉप समवेयर, या तो कहीं पे एक्नॉलेजमेंट हो या तो जुडिशरी। हमारे यहाँ पर मतलब भारत में ऐसा ना हो, इसीलिए तो वर्शिप एक्ट लाया गया था। अब वर्शिप एक्ट को ही हटाने की मांग हो रही है जी, वक्फ बोर्ड को हटाने की मांग हो रही है। तो ये थोड़ा सा ये कि आप कह लीजिए हिंदू, आप इसे वोट बैंक भी कह सकती हैं, सब अपना अपना वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो आप कह रही हैं कि हमें आइडिया ले लेना चाहिए या एक्नॉलेजमेंट, ये तो वर्शिप एक्ट लाया इसलिए गया था कि भाई जो जैसा है वो उसी स्थिति में बना रहेगा, उसे हटाने की मांग हो रही है। तो इसमें जो फॉर एग्जांपल इसमें जुडिशरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि जुडिशरी इज़ नॉट बाउंड बाय वोट बैंक। आप अगर देखें, वी विल गेट अ गवर्नमेंट, मतलब जो जनता के हिसाब से चलेगी, जनता की जो मांग होगी या जनता का जो सेंटिमेंट होगा, एक्चुअली गवर्नमेंट उसी हिसाब से चलेगी। तो कहीं ना कहीं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स पे भी आती है कि क्या सिटीजन्स को थोड़ा एक सेंसिबल स्टैंस लेकर के कि हम कैसे कंट्री को आगे बढ़ाएं, उसके बारे में सोचना चाहिए। अब जो कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि नहीं, सब के सब 40,000 टेम्पल जो है हमें वापस कर दो, तो यहाँ पे कुछ हमें मिडिल ग्राउंड स्ट्राइक करना पड़ेगा। हमें किसी तरह का इंटरफेथ फोरम बनाना पड़ेगा, किसी तरह का इंटरफेथ डायलॉग इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग एक्नॉलेज करें कि जी ये चीज़ें हुई हैं, इसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं, आगे इस तरह की चीज़ें ना हो। वक्फ का तो मैं खैर ये कहूँगी, वक्फ तो वो तो वैसे भी स्टैट्यूटरी एक्ट है, वो कोई इस तरह से इस्लामिक बॉडी नहीं है। इट हैज़ बीन फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट। इस बार भी गवर्नमेंट ही अमेंड कर रही है, तो उसमें कोई उतना इट इज़ अ ह्यूजली मिसमैनेज्ड बॉडी, तो उसमें जितना मिसयूज़ हुआ है तो उसकी तो बात
उसकी चर्चा ही अलग मतलब वो अलग पॉडकास्ट हो जाएगा उस पे। तो वक्फ के उस पे तो उतना वो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ वेल विद इन इट्स राइट टू रिफॉर्म। अगर देखिए, अगर कोई भी कंपनी हो, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी हो, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो ठीक से नहीं चल रही है, उसकी गवर्नेंस जो है वो उसके शेयर होल्डर्स को पूरा फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है, तो उस टाइम पे सेबी या कोई भी और रेगुलेटरी बॉडी जो है वो इंटरवीन करेगी। हालांकि वो प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करेगी। सिमिलरली वक्फ को अगर आप एक कंपनी की तरह देखें, उसके शेयर होल्डर्स मुसलमान हैं। क्या वक्फ ने मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाया? नहीं पहुंचाया, क्योंकि तब तो मुसलमानों की ये हालत नहीं होती ना जो सचर कमेटी रिपोर्ट में लिखी हुई है। वक्फ इज़ द थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनिंग एंटिटी। उस पे कितने वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बने, उस पे कितने सेंट स्टीफन्स जैसे कॉलेज बने, उस पे कितने कॉन्वेंट्स बने, जिसमें मतलब एस्पिरेशनल हों, जिसमें सबकी इच्छा हो जाने की, यानी कि एक हिंदू भी वहाँ पढ़ना चाहे, एक मुस्लिम भी वहाँ पढ़ना चाहे, उसका स्टैंड जैसे सेंट स्टीफन्स है, इट्स अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, लेकिन आप भी चाहेंगे कि मैं वहाँ पढ़ूँ, मैं भी चाहूँगी कि मैं वहाँ पे एनरोल हूँ। तो क्या वक्फ ने अपने शेयर होल्डर्स को यानी मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचाया उस चीज़ का? तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट, एनीवे इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कोई वो इस्लामिक बॉडी नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट डेफिनेटली इंटरवीन करेगी जब इतना मिसयूज़ है। फायदा नहीं पहुंचाया, ये बात आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है। हाँ, लेकिन वही मुसलमान फिर क्यों उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं? मैं किसको सुन रही थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो उन्होंने ये कहा कि आप स्कैनर लेके मुस्लिमों को भ्रमित कर दिया कि स्कैनर ले लेकर आप घूमिए और लोगों से राय मांगिए, और मुसलमान चल दिए। बहुत सारे वीडियोस आए हैं कि गली गली में जाके कह रहे हैं कि आप स्कैन कीजिए और हमारे पक्ष में, कि इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, ये हटना नहीं चाहिए। तो उन मुस्लिम्स को कौन भ्रमित कर रहा है? आप और मैं मान रहे हैं ना, सब लोग मान रहे हैं कोई फायदा नहीं हुआ, ग्राउंड जीरो पर दिखता ही नहीं कि कोई फायदा हुआ। इसमें एक्चुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड एनालिसिस टू सी कि देखिए, हर बार गवर्नमेंट ही गलत नहीं हो सकती, हर बार दूसरी कम्युनिटी गलत नहीं होगी। इसमें बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे गलत हैं। यही जो स्कैनर जो चलाया जा रहा है वक्फ के लिए, अगर यही स्कैनर आज चलाया जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी पॉलीगमी को अबॉलिश कर रही है, फॉर एग्जांपल मुस्लिम महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस पर भी स्कैनर चला लीजिए। ठीक है, आप वक्फ के, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, वैसे भी इस पे जेपीसी बनी हुई है, जेपीसी पे वो सबमिशंस गए, तो कोई अनडेमोक्रेटिक एक्ट नहीं हुआ है यहाँ पे। स्कैनर चला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही स्कैनर आप इस पे भी चलाइए ना, पॉलीगमी पर, कि ये जो 4 शादियाँ ये अलाउ करने का मतलब जो प्रावधान है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, इसको भी अबॉलिश कीजिए। मैं जाकिर नायक, मुझे नाम याद आ गया, ये बयान है उनके, इसको वो अलग तरीके से प्रोपोगेट करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी जब छोटी थी, आई यूज्ड टू हियर हिज लेक्चर्स अ लॉट, मैं उनसे बड़ी प्रभावित थी। सो ही इज़ अ वेरी मेन स्ट्रीम फिगर, एंड लाइक सम ऑफ द स्टेटमेंट्स टुडे व्हेन आई सी, मतलब एक्चुअली उनको अभी जब वो पाकिस्तान गए थे, उनको तो वहाँ पे ऑपोजिशन फेस हुई, यहाँ पे तो उनको कोई कुछ बोलता ही नहीं था। पाकिस्तान में तो पीपल वर आउटरीच्ड by the statements that he made, क्योंकि पाकिस्तान में like you know there are women also from very affluent communities and they were very outraged और when they heard से पूछा तो वो भड़क गए थे। हाँ जी, फिर और विरोध हुआ उनका वहाँ, और विरोध हुआ, और कुछ पाकिस्तानी पॉडकास्टर्स हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, उन्होंने पूरा उनका रोस्ट किया कि वो किस तरह से गलत चीज़ प्रोपगेट कर रहे हैं और उनको नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में। तो आप इंडिया में जो है एक पॉलिटिकल करेक्टनेस, क्योंकि हम एक माइनॉरिटी हैं, एक्चुअली तो हम माइनॉरिटी थे नहीं, मुस्लिम्स तो थे नहीं माइनॉरिटी है, तो पार्टीशन की वजह से माइनॉरिटी बन गए। पर अभी भी माइनॉरिटी कहाँ है? सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। करेक्ट, लेकिन अगर आप देखें, अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता, मुस्लिम्स की परसेंटेज 40 to 45% होती। सो सिविलाइजेशनली स्पीकिंग, अगर आप डीएनए वाइज देखें तो हम लोग कोई माइनॉरिटी नहीं है। We are like of this Indian civilization, we are like 40 to 45%, that is like half the population. तो पार्टीशन की वजह से हमने खुद ही खुद को माइनॉरिटी बना दिया पहले तो। फिर उसके बाद देयर वाज अ पॉलिटिकल करेक्टनेस कि नहीं ये क्योंकि मुस्लिम्स हैं, ये एक वोट बैंक है, ये तो हमारा अशोर्ड वोट बैंक है, हम इस चीज़ों पे, इन प्रैक्टिसेस पे नहीं कहेंगे। कुछ लोगों को खुली छूट दे दी गई। तो इसको मैंने थोड़ा सा टच ऑन किया है अपने बुक में, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अबाउट सोशल रिफॉर्म। इसमें मैंने डिवाइड किया मुस्लिम प्राइवेट स्फेयर और मुस्लिम पब्लिक स्फेयर। मुस्लिम पब्लिक स्फेयर आप देख सकती हैं, जैसे वक्फ है फॉर एग्जाम्पल। वक्फ का रिफॉर्म ये किसको करना चाहिए था? ये भाजपा को करना चाहिए था, ये हमें खुद करना चाहिए था। आज हम लोग कहते हैं कि मतलब आप कई सारे लोगों को सुनेंगी कहते हुए कि जी एंटिला तो वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, तो ये किसकी गलती है? ये
अंबानी जी की गलती है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो कि इस क्लेम का स्टेटस क्या है, लेकिन अगर ये है भी, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, अगर ये सच है तो ये तो उस मुतवल्ली की गलती है, उस केयरटेकर की गलती है जिसके हिफाजत में उसको वो रखा गया था। उसने कैसे बेच दी? बिल्कुल। उसको किसने खुली छूट दी? उसको किसी ने प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया? उसको किसी ने वक्फ एक्ट के अंडर उसको जेल क्यों नहीं हुई? ये हम पूछते नहीं हैं। फिर जब बीजेपी पिक्चर में आ जाती है, फिर हम कहते हैं कि धर्म पे अटैक है, क्योंकि बीजेपी तो कोई वो लिप सर्विस करती नहीं है, तो विच इज़ गुड ऑल्सो। मैं आपको बताती हूँ ये गुड कैसे है, बिफोर फिनिशिंग माई प्रीवियस। सिमिलरली प्राइवेट स्फेयर, मुस्लिम प्राइवेट स्फेयर, हमने शाहबानो के साथ नाइंसाफ़ी की। ट्रिपल तलाक, जो तलाक बिदअत है, वो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ में इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। हमने उसको टॉलरेट किया, हमने कभी उसको रिफॉर्म करने की बात नहीं की। आज भी हम पॉलीगमी को रिफॉर्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज द डिस्टिंक्शन आई मेड इन माई बुक, मुस्लिम प्राइवेट स्फेयर एंड मुस्लिम पब्लिक स्फेयर। अब अगर आज भी हम लोग पॉलीगमी को एबॉलिश नहीं करेंगे, कल को मान लीजिए यूसीसी आ गया जिसमें आ गया कि नहीं, आप सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं, फिर हम बोलेंगे धर्म पे अटैक है, राइट? बीजेपी का एक चीज़ है, ये कोई लिप सर्विस नहीं करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें या मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल कि कांग्रेस ने 75 साल में, या जो भी 70, 75, 55 साल जो उनका रूल रहा, व्हाट डिड दे डू फॉर मुस्लिम्स? ये कोई नहीं पूछेगा। या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी नीड टू आस्क कि व्हाट एग्जैक्टली डिड कांग्रेस डू फॉर मुस्लिम्स? मैं सिर्फ एक चीज़ गिन सकती हूँ जो अच्छी थी, से मौलाना आज़ाद फेलोशिप। दैट वाज नॉट फॉर मुस्लिम्स, दैट वाज फॉर माइनॉरिटीज़ इन जनरल। सो अगर आप मुझसे पूछें कि आपका बीजेपी से विरोध कहाँ पे है, मैं कहूँगी वहाँ पे जो बीजेपी ने मौलाना आज़ाद फेलोशिप्स ख़त्म कर दी, राइट? मुझे और क्या था वो माइनॉरिटीज़ के लिए हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप मिलती थी, वो अभी खत्म कर दी, वो खत्म कर दी बीजेपी ने। आई थिंक दैट इज़ वन पॉजिटिव पॉइंट दैट कांग्रेस हैज़ ओवर बीजेपी। जैसे अगर हम 1-0 का मैच करें तो कांग्रेस 1, बीजेपी 0, फाइन। बट व्हाट एल्स हैज़ कांग्रेस डन फॉर माइनॉरिटी, फॉर मुस्लिम्स particularly? Actually nothing. I can't see anything. I'm happy to be corrected on this, but I don't know what BJP, what Congress has done for Muslims. So we need to ask this question. ये जो हम 97% वोट अपना होलसेल में कांग्रेस को दे रहे हैं, क्या हमने उनसे कोई अश्योरेंस लिया है कि आप क्या करेंगे आकर के हमारे लिए? क्या आपने हमें आरक्षण दिया, नहीं दिया? क्या आपने हमें जो है पोजीशंस ऑफ पावर दिए? क्या आपने एजुकेशन के लिए कोई काम किया? क्या आपने स्पेसिफिकली कोई और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाए? मतलब आप समझ लीजिए ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अंजुमन इस्लाम, ये आज़ादी से पहले एक्चुअली बन चुके हैं। आपने कौन सी ऐसी चीज़ आपने करी जिससे मुस्लिम्स का सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट हुआ हो, जिससे हमारी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुई हो? सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 में जो आई, वो तो कांग्रेस का इंडाइटमेंट है, क्योंकि तब तो एनडीए नहीं थी, तब तो भाजपा नहीं थी। तो वो जो सच्चर कमेटी में रिपोर्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, या तो कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो हम ब्लेम करें, या तो हम छोड़ दें दोनों, कांग्रेस बीजेपी को, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, यानी हम लोग शिफ्ट करें ब्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो ये मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो किताब का जो टॉपिक है, या मेरा जो आजकल जो मेरा थियोरी ऑफ चेंज है, वो ये है कि वी हैव टू स्टॉप ब्लेमिंग एवरीबडी। अब हमें शिकायत करना बंद करना पड़ेगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आज मैं डिसाइड करूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉ डिग्री करनी है, ना मुझे कांग्रेस रोक रही है, ना मुझे भाजपा रोक रही है, मुझे कौन रोक रहा है? तो ये हमें ना सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा, एट अ फैमिली लेवल, एट अ कम्युनिटी लेवल। जो फॉर एग्जांपल मौलानाज हैं, उनका रोल इसमें आता है, राइट? तो मौलाना का काम होता है, मौलाना जी का काम होता है रिलीजियस एजुकेशन वगैरह वगैरह। हाल ही में एक मौलाना साहब है, उन्होंने बोला कि जिन मुसलमानों ने भाजपा को वोट किया, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दो। क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जाता? देयर इज़ एवरी इंडियन हैज़ देयर इज़ अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, देयर इज़ सीक्रेट बैलेट राइट टू कीप योर, यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज एनीवन कि आपने किसको वोट किया। ये उस सब के अगेंस्ट क्या ये मौलानाज का काम है? इंस्टेड मौलानाज जो है, अगर वो ये चीज़ कहें कि मुस्लिम्स को एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, मैंने ये तो कभी नहीं सुना उनको। बल्कि मैंने तो ये सुना है कि शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहिए। छोटे छोटे मौलानाज, ये भी तो दुकान चला रहे हैं ना अपनी, इनको भी दुकान चलानी है। लेकिन शैला, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मेरा एक सवाल अभी क्लिक हुआ है। नहीं, ये तो खैर ये फ्री फ्लोइंग डिस्कशन है। आप बताइए, आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रही थी कि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट है बीजेपी से हिजाब को लेकर,
मैं जानना चाहती हूँ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, वो क्या क्या नाराजगी है, या क्या हिजाब को लेकर आपकी सोच क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट क्लैरिफाई कि वो पूरे मतलब हिंदुस्तान का डिसीजन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में वो इम्प्लीमेंट कर दिया था। देयर वाज वन स्टेट गवर्नमेंट इन कर्नाटका विच प्लेस्ड अ बैन ऑन हिजाब, राइट। आई एम अगेंस्ट इट, आई वॉज इन सपोर्ट ऑफ द गर्ल्स, क्योंकि लड़कियां जो भी पहनना चाहें उनको पहनने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू इंश्योर दैट दे रीच स्कूल्स एंड कॉलेजेस। उसके बाद जब वो अपनी नौकरी करेंगी, जब वो इंडिपेंडेंट होंगी, अपनी फैमिली होगी उनकी, वो क्या वैल्यूज़ अपनी फैमिली में प्रमोट करना चाहें, दैट इज़ अप टू देम। मान लीजिए वही लड़की जो है, जो आज जो फॉर एग्जांपल कॉलेज में है, आज वो बुर्का पहन रही है, कल को वो जॉब में जाएगी वो हिजाब पहनेगी, कल को जब उसकी शादी हो जाएगी हो सकता है वो अपनी बेटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, उसकी बेटी खुद डिसाइड करेगी कि मुझे हिजाब पहनना है, नहीं पहनना है, क्या करना है, राइट। So we have to allow women to get educated, especially Muslim women, क्योंकि जो मुस्लिम्स में जो सचर कमेटी रिपोर्ट का मैं हवाला दे रही हूँ, उसमें एक फॉर एग्जांपल एक आंकड़ा है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में मुस्लिम्स लोएस्ट हैं। इसका एक रीज़न है, इसका कोई एक रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस में से एक ये भी है कि मुस्लिम वुमेन आर नॉट देयर इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर मुस्लिम वुमेन अगर वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएँ, अगर वो इकोनॉमिक वर्कफोर्स में आ जाएँ, दे आर 40-50% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, राइट। तो उससे भी तो हमारी जो कौम है, हमारी कम्युनिटी है, उसका मजबूत होगी, वो मजबूत होगा, उसका नेटवर्थ बढ़ेगा, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में उसके आंकड़े बढ़ेंगे। तो एक रीज़न जो ये है मुस्लिम्स में लो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का, वो ये भी है कि मुस्लिम औरतों को जो है घर से बाहर कई लोग नहीं जाने देते हैं काम करने के लिए। तो लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स, इसीलिए तो मैं हिजाब पे आपकी राय जानना चाह रही थी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्यों है फिर? आपको नहीं लगता कि हिजाब, पर्दा, जैसे हमारे यहाँ तो घूंघट सिस्टम पहले भी चलता था, अब तो यहाँ तक आ गया है, बहुत अभी सारे भी शहरों है, में, हाँ जी। बहुत जगह है। आपको नहीं लगता कि ये आगे बढ़ने से तो रोकता ही है, कनेक्ट करने से लोगों को रोकता है? से अगर इस पे आप दो पोजीशंस ले सकते हैं। एक तो आप आइडियलिस्ट पोजीशन, जो एक्टिविस्ट वाला पोजीशन है कि नहीं, जब तक आप हिजाब उतार के नहीं मानेंगे तब तक आप किसी को स्कूल नहीं जाने देंगे, वो एक पोजीशन है। लेकिन दूसरा जो पोजीशन है वो ये है कि दैट गर्ल हु इज़ वेयरिंग हिजाब, शी मे हैव हर ओन रिलीजियस कन्विक्शंस, you know, it's not necessarily forced on her, it is between her and her god. Maybe she is very well educated in her religion and maybe उसने कुरान बहुत अच्छी से पढ़ा हो और उसको लगता हो कि नहीं मुझे ये पहनना है, उसका अपना धार्मिक कन्विक्शन है। सो वी हैव टू अलाउ दैट। कोई जो है अगर टीका लगा के स्कूल जाना चाहे, हमें जाने देना चाहिए, क्योंकि वी नीड एजुकेशन, वी नीड स्किल बिल्डिंग, वी नीड, अगर हमें इंडिया को टॉप पे देखना, देखिए आज भी लिटरेसी रेट अगर आप देखें, अब मुझे लेटेस्ट सेंसस तो हुआ नहीं है, पता नहीं है हमें कि क्या है लिटरेसी रेट्स, लेकिन लगभग 50% या 40% जो है हमारी पॉपुलेशन स्टिल इज़ इलिटरेट। तो जब बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिल रही है, स्किल्स ही नहीं मिल रहे हैं, लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो क्या हमें ऐसी चीज़ों पे फिक्सेट करना चाहिए कि किसी ने धागा पहना हुआ है, किसी ने मंगलसूत्र पहना हुआ है तो उसको एग्ज़ाम मत देने दो? ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है इरेलेवेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू विमेन। विमेन को जो पहनना है दे शुड बी अलाउड टू वेयर। हाँ, अब उसमें देखिए, अब जहाँ पे यूनिफॉर्म की बात आती है, यू कैन हैव सर्टन काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर स्कूल का ड्रेस कोड मरून कलर का है तो आप हिजाब बोल दीजिए कि ठीक है, सिर्फ आप मरून कलर का हिजाब पहन सकते हैं, या मरून कलर का आप बुर्का पहन सकते हैं, जो पहनना है पहनो। लेकिन वी हैव टू अलाउ मुस्लिम वुमेन टू कम इन टू द एजुकेशन। फिर बाद में वो अपनी चॉइसेस, जब वो फॉर एग्जांपल चॉइस लेने के उसमें होंगी, अपना चॉइस एक्सरसाइज करने की पोजीशन में होंगी, तब वो अपना चॉइस एक्सरसाइज करेंगी। लेकिन जब वो पोजीशन में ही नहीं है, जब वो एक अंडर 18, जब वो अडल्ट ही नहीं है, तो हो सकता है उसके लिए घर से निकलने का एक रास्ता यही हो बिल्कुल कि सिर्फ मैं बुर्के में निकल सकती हूँ। तो आप अगर उसी रास्ते को बंद कर रहे हो, अच्छा, बट आई मस्ट क्लैरिफाई कि दिस बीजेपी ने तो पूरी कंट्री में ही नहीं किया, ये सिर्फ एक स्टेट में हुआ। तो मैं ये एक एज एन उदाहरण दे रही थी। तो मेरी बुक जो है, जैसे अभी एक मेरा बड़ा वायरल इंटरव्यू चला गया था जिसमें एक एंकर मुझसे रिपीटेडली पूछ रहे हैं कि भाई आप जो है आप मोदी मोदी किए जा रहे हैं इस किताब में, तो आप मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं? लेकिन आप ये भी देखें कि इसमें फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी पोजीशंस लिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो शम्स आलम का जो चैप्टर है इसमें, उसमें वो कहते हैं कि जो व्हीलचेयर है और जो दीगर जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं, उन पे जीएसटी हटा देना चाहिए।
या जो फॉर एग्जांपल जो ये शब्द यूज़ किया जाता है पंक्चर वाला, हाँ। मैंने उसके खिलाफ लिखा है। तो वो तो उन एंकर को नहीं दिखा कि इसमें कितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसमें कितनी सोशल रिफॉर्म, सोशल हार्मनी, ब्रदरहुड की कितनी चीज़ें लिखी हुई, उनको बस एक उनका दिमाग अटक गया मोदी शब्द पे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हमें एक व्यक्ति विशेष से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी हमारी कम्युनिटी को बैक अच्छा, इस पूरी किताब में से आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू इसमें किया है, आपका फेवरेट चैप्टर मैं कहूँ या किसी ऐसी, इनमें से ही मैं पूछना चाहूंगी, उस पर्सनालिटी से मिलकर या उसके बारे में जानकर आपको लगा हो कि ये मेरा फेवरेट, इसमें तो बहुत मजा आया इनको सुन के, इनसे इंस्पायर होके, इनमें से कौन सा हो रहा है? डेफिनेटली शम्स आलम। नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि अगर आपके पास सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने का समय हो तो आप शम्स आलम का चैप्टर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उनमें मतलब मैंने उनमें इतनी ह्यूमिलिटी देखी, इतना मतलब इतनी कामनेस देखी। पहले वो एक कबड्डी एथलीट थे, उन्होंने बहुत सारे जो है चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लिया था, और उसके बाद जो है अचानक से वो पैरालाइज हो जाते हैं। फिर उनकी जो अम्मी है वो चल बसती हैं, उनके साथ उनको कहीं पे जॉब प्रॉमिस किया जाता है, वो जॉब उनको नहीं मिलता। बट व्हेन आई मेट दिस पर्सन, व्हेन आई इंटरव्यूड हिम, देयर वाज नो बिटरनेस। मतलब किसी के भी प्रति उनके मन में कोई भी शिकायत नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि शम्स, अगर आप मतलब आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई, मतलब किस्मत नहीं, आप छोड़ दीजिए मोदी ने किया, हिंदूज़ ने किया, किसी ने आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, लेकिन फेट मतलब किस्मत ने आपके खिलाफ इतना डिस्क्रिमिनेट किया, तो आपको क्या मतलब आर यू नेवर बिटर, आर यू नेवर लाइक डू यू नेवर थिंक कि मेरे साथ ही क्यों, वाई मी, कि वो आपके जहन में कभी कोई प्रश्न नहीं आया? सो उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, इनफैक्ट कि मैं तो खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आई गॉट 2 लाइफ टाइम्स, 1 लाइफ टाइम एज एन एबल बॉडीड इंडिविजुअल एंड 1 लाइफ टाइम एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो आई एक्चुअली अंडरस्टैंड बोथ वर्ल्ड्स। सो दैट इज़ बाय फार द मोस्ट इंस्पायरिंग चैप्टर इन दिस बुक। ओके, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगी कि आपकी कॉफ़ी चाय ठंडी हो गई, अब तो खैर गर्म ही मैं आपको दिलवा दूंगी। चुनाव लड़ने पर आपका विचार है? कभी सोचा है आगे कंटेस्ट करेंगी? पैसे नहीं है मेरे पास चुनाव लड़ने के। अच्छा, तो और कोई फंडेड कर दे तो कोई पार्टी? नहीं, तब जरूर लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में एट दी एंड आप ये तो मानेंगे कि अगर आपको अपने समाज के लिए कुछ काम करना है, अपने क्षेत्र के लिए काम करना है, तो गाय बगाए आपको पावर में होना तो चाहिए ही चाहिए, तो ज्यादा इजीली कर पाएंगी ना, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ। ज़रूरी नहीं है, अगर हो जाए तो ऐसा बहुत बढ़िया बात है। हमने मतलब एक प्रयास किया था, हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, हमने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा क्योंकि फिर एब्रोगेशन हो गया तो वो दुकान ही बंद हो गई उस पॉलिटिकल पार्टी की। लेकिन सर्टेनली लाइक आई फील दैट आई हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स टू वर्क ऑन जो मेरे एजेंडा पर हैं। अब अगर मुझे इलेक्टोरल रूट मिले, डेफिनेटली मैं वो पॉजिटिव चीज़ें उसके थ्रू इम्प्लीमेंट करूँगी। जैसे इस बार आपने पार्लियामेंट में देखा कितने सारे फर्स्ट टाइम एमपीज़ आए, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे प्रश्न उठाए, अच्छे मुद्दे उठाए। तो डेफिनेटली उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी किसी दिन अगर जाऊँ तो मैं ये इश्यूज़ उठाऊँगी, ये मेरे एजेंडा पे रहेगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो यू डोंट नीड टू बी इन द गवर्नमेंट टू वर्क। जैसे इस किताब में ही अगर आप देख लें, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है आसिफ भाई का, आसिफ भामला जो बॉम्बे में काम करते हैं, वो है पॉलिटिक्स में भी है लेकिन ऐसे कोई वो इलेक्टोरल उसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना सारा काम किया है। फॉर एग्जांपल बांद्रा के बीचेस क्लीन करने के लिए उन्होंने कितना सारा काम किया है, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो ना फैलाएं हम उसके लिए। तो या जैसे आप काम कर रही हैं फॉर एग्जांपल, तो आप किसी इलेक्टेड पोजीशन में नहीं है लेकिन यू आर रेंडरिंग अ सोशल सर्विस बाय ब्रिंगिंग आउट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, बाय हैविंग अ पब्लिक स्फेयर जहाँ पे आइडियाज़ कैन बी डिस्कस्ड। तो आप एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर रही हैं डिफरेंट आइडियाज़ को डेलिब्रेट करने के लिए। तो ये भी एक किस्म का सोशल सर्विस है। तो हर किसी, देखिए, हर कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, हर कोई आईएएस अफसर नहीं बनेगा, हर कोई आईपीएस नहीं बनेगा। तो आप जो काम कर रहे हैं, अगर मेरी स्ट्रेंथ वर्ड्स हैं, अगर आपकी स्ट्रेंथ वीडियो है, तो हमें उसके थ्रू ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और अगर मौका मिलता है तो ठीक है, जाएंगे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी। अच्छा, अब तो आप अपने 30s में हैं। हाँ जी। 20s की अगर मैं बात करूं, वो तो दौर आपका कुछ बिल्कुल अलग रहा है, या अब 10-12 सालों की अगर मैं बात करूं,
पहला सवाल तो ये, कोई ऐसी गलती जो आपको अब रिग्रेट होती हो कि शायद ये मैं ना फैसला लेती, ये ना करती, या यहाँ मुझसे गलती हो गई, और एक फैसला ऐसा जिस पर आप बहुत प्राउड करती हैं कि ये मेरे लिए ठीक रहा, ये अच्छा रहा, अच्छा इसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। मैंने एक आध बार तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे, क्योंकि हम लोग एक पूरे वो एको चैम्बर में रहते हैं। जब हम लोग जैसे किसी भी आप विचारधारा में चले जाएं, तो उनका एक अपना फ़िल्टर बबल होता है, जिससे वो दूसरे पक्ष की न्यूज़ तो देखते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने जो उनको सूट करता है, वो सिर्फ उसी न्यूज़ को देखते हैं। इट्स ट्रू अबाउट द लेफ्ट, इट्स ट्रू अबाउट द राइट। राइट। तो 2 बार मैंने इस तरह के स्टेटमेंट्स, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगी। तो 2 बार मैंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे, और विच आई गॉट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, एंड दे वर बोथ अनफाउंडेड। मतलब उनका रियलिटी में or at least I didn't have a proof of saying such things. So yes, I made like 2 such statements which I regret. But what I'm incredibly proud of is the movement that I was part of. जैसे जो JNU students movement रहा, उसमें क्योंकि जिन बंदों को अरेस्ट किया गया था, तो उस टाइम चाहे कन्फ्यूजन हुआ, क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ, जैसे कन्हैया या उमर है जिनको अरेस्ट किया गया, उनकी कोई गलती नहीं थी उसमें। तो आई न्यू कि उन्होंने कोई इस तरह के स्लोगन्स वगैरह रेज़ नहीं किए थे। वहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पर उनको वो जो वीडियो वायरल होता है फिर वो क्या है? नहीं, दैट इज़ इनफैक्ट मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में रिसेंट देख रही हूँ, तो उसमें जो आपके इंटरव्यूज ले रहे हैं वो उस वीडियो को यूज कर रहे हैं, फिर से उस चीज को जगा रहे हैं। the slogans in particular were not raised by any JNU student, so I was confident about that, and इसलिए मैंने उस मूवमेंट को जिस तरह से लीड किया, उसमें I made sure that every last student, चाहे वो कन्हैया हो जो JNU स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे, या चाहे वो उमर हो जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। For example, he was not a union representative. He was a student leader, but not somebody who participated in. तो उस टाइम पे मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत तरह का प्रेशर। पहले तो मैं खुद कश्मीरी थी, तो एक तो जो कश्मीरी लॉबी की तरफ से प्रेशर है कि नहीं, आप कश्मीर पर पोजीशन लो, आप राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पर, आप अफजल गुरु पर एक पोजीशन लो। दूसरा प्रेशर मेरे ऊपर ये था कि आप सिर्फ कन्हैया के लिए बोलो, आप उमर खालिद के लिए ना बोलो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि नहीं, हम सिर्फ यूनियन प्रेसिडेंट के बारे में बोलेंगे, हम बाकियों के बारे में नहीं बोलेंगे। बट आई थिंक आई एम इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ हाउ आई हैंडल्ड द मूवमेंट। मैंने अपनी सारी आइडेंटिटीज़ को, अपने सारे बायसेस को, सबको साइड में रख के आई एक्टेड एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द 8,000 स्टूडेंट्स। मेरे लिए वोट सिर्फ 1100 स्टूडेंट्स ने किया था, लेकिन आई वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग not only those 1,100 students who voted for me, I'm also representing all the 8,000 students of this university, the teachers of this university, क्योंकि student union is the face of the university, all the alumni जो भी कभी JNU से पास आउट हुआ है, क्योंकि उनको भी जैसे कोई किसी कंपनी में काम कर रहा हो, तो उनको भी ये प्रश्न फेस करना पड़ा उस टाइम कि तुम्हारी तो बड़ी एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी है। So I was very conscious of the fact that I am representing them also. Yes, we were at loggerheads with the government, but we never took any position, as in because I was personally in charge of the movement, and I'm happy about that कि ना ही मैंने आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना ही मैंने किसी स्टूडेंट को जेल में रहने दिया तब तक हमने मूवमेंट का एंड नहीं किया, जब तक सब स्टूडेंट्स जो है वो जेल से बाहर नहीं आ गए हों। तो आई थिंक that is that, I mean, I inspire myself in that sense कि tomorrow if I am in any elected position, उस टाइम पे मेरा जो प्रिंसिपल है वो वही रहेगा कि I do not represent only the people who voted for me, I represent everyone. That is how every elected representative needs to think, so that is what I'm proud of. आपको नहीं लगता वो दौर बड़ा मुश्किल आपके लिए हो गया था? कोई देशद्रोही कहने लगा था, कोई राजद्रोह का मुकदमा चलाओ ये कहने लगा था, और बहुत तरीके से आप लोग कानूनी दाव पेच में भी फंसते हुए नजर आए। अभी तो आप बहुत बेटर कर रही हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपके साथी अभी भी, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। तो वो जो फेज था, लगता है कि वो एक ऐसा चैप्टर था जो शायद नहीं होता, या जो कुछ भी आज आप हैं कहीं ना कहीं उसकी भी देन है? इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ होता तो वी वुड बी जस्ट अनदर, हमसे पहले के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आप गिना नहीं पाएंगे, हमारे बाद के वाइस प्रेसिडेंट आप गिना नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली दैट इज़ वन इंसिडेंट दैट लाइफ चेंजिंग। या मतलब उसमें आपका कोई कंट्रोल ही नहीं रहा कैसे। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था इनफैक्ट, क्योंकि मैं पहले 3 महीने जब तक कन्हैया का रिलीज़ नहीं हुआ, मैं कैंपस के अंदर मूवमेंट चला रही थी। एक बार मैंने बाहर की कॉल का मार्च, मतलब एक बार देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर दैट आल्सो कि क्या हमें बाहर
कॉल देना JNU से चाहिए, JNU से बाहर जो है हमें मार्च करना चाहिए या नहीं. एंड एट दैट टाइम आई टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन एंड आई सेड कि नो, वी विल मार्च आउटसाइड JNU, क्योंकि हमें ये डर का माहौल ख़त्म करना है. क्योंकि उस टाइम एक पूरा वो डर का माहौल था कि अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो अटैक हो जाएगा हमारी रैली पे, या लिंचिंग हो जाएगी, या कुछ हो जाएगा, यू नो, मतलब बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे, डर का माहौल था. सो लेकिन मैंने उस टाइम पे एक फ़ैसला लिया कि नहीं, हम लोग मार्च करेंगे, हम लोग पार्लियामेंट मार्च करेंगे. और उस पार्लियामेंट मार्च में 15,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और मैंने उसको बहुत सक्सेसफुली लीड किया. तो ये सारी मतलब विदाउट प्रिपरेशन ये सारी चीज़ें, मतलब वी डिडंट हाँ, नो कि इंस्टेंट थी सारी चीजें। वी डिडंट नो कि ये सब कुछ होने वाला है या कुछ. बट मुझे इसका पहली बार अंदाज़ा कब हुआ, जब कन्हैया जेल से छूटे तो कन्हैया और मुझे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव पे बुलाया गया. तो तब जाके जो है हम लोग वो उस टाइम इंडिया टुडे कॉन्क्लेव दिल्ली में ही हो रहा था. तो हम लोग गए उसमें, हम लोगों ने उसमें अपना पक्ष रखा, ABVP के स्टूडेंट्स थे. तो फिर मैं एक बार मैं कहीं फ़्लाइट से कहीं आ जा रही थी, हम क्योंकि हमने उसको एक नेशन, उसके बाद क्या हुआ जब कन्हैया का रिलीज़ हुआ, फिर मैंने एक कॉल दिया कि हमें इसको एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाना है, कि हमें इसको सिर्फ कैंपस तक या दिल्ली तक कन्फाइन नहीं रखना है, हमें इसको देश के सभी कोनों में ले जाना है. तो हम लोग वी वेंट टू एवरी यूनिवर्सिटी. आई पर्सनली आई गेव, यू नो, आई कम्युनिकेटेड विद ऑल डिफरेंट, जैसे हमें बहुत सारी सॉलिडारिटी मैसेजेस आई थी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से, तो उनके वहाँ हम लोग गए या बहुत सारी शहरों में गए. तो एक बार मैं वापस आ रही थी दिल्ली में फ़्लाइट से, तो एक लेडी ने जो है उन्होंने मुझसे सेल्फ़ी खिंचाने के लिए बोला. तो तब मुझे समझ आया, आई वाज़ लाइक कि ये क्यों मुझे बोल रही है सेल्फ़ी खिंचा, क्योंकि उस टाइम पे वो प्रोसेस करना कि ये हुआ क्या, देयर वाज़ नो टाइम. मतलब आप रोज़ाना 8 घंटे आप वहाँ पे वो पब्लिक स्क्वायर में खड़े हुए आप मूवमेंट को चला रहे हैं, अलग-अलग स्पीकर्स आ रहे हैं, इवन राइट विंग से या सेंटर से या लिबरल या लेफ़्ट या फार लेफ़्ट, हमने सबको उसमें प्लेटफ़ॉर्म दिया, सबने उसमें अपने आइडियाज़ रखे. तो दैट आल्सो बिकेम अ वेरी वाइब्रेंट सोर्स ऑफ डिस्कशंस. तो तब जब पहली बार मुझे किसी ने बोला कि सेल्फ़ी खिंचाने, क्योंकि मैं पहले तो कैंपस से बाहर जा नहीं रही थी, तो जब मैं कैंपस से बाहर जाना शुरू किया तो ये जो सेल्फ़ी खिंचाने के लिए मुझे किसी ने बोला, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा हुआ क्या है बेसिकली, कि हम लोग मेन स्ट्रीम हो गए हैं. तो डेफिनेटली दोज अनफॉर्चुनेट स्लोगन्स विच सम पीपल फ्रॉम आउटसाइड केम एंड दे रेज्ड, they faced no consequences, but our students faced consequences for it. We personally faced consequences for it, both negative and positive. क्योंकि negative in the लेकिन sense, जरूरत क्या थी? वो आजादी के नारे चाहे पीछे से किसी ने भी लगाए और फ्रंट फुट पर आप लोग थे, या जैसा आप कह रही हैं, जरूरत क्या थी वो? अभी फिर 370 के पक्ष में भी कुछ लोग आके अगर इसी तरीके की नारेबाजी करेंगे या कहीं और जाएंगे तो इसी 370 तो चलिए मान लीजिए वो एक that has been a part of Indian Constitution, so that is just like some article, just like some Schedule 9 or whatever, it's उसका वैसा ही स्टेटस है. सो 370 को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो वहाँ पे आपत्तिजनक नारे एक्चुअली लगे थे कि भारत के डिसइंटीग्रेशन के बारे में, दैट वाज द प्रॉब्लम. हमें कभी किसी ने जेल इसलिए नहीं भेजा कि हमने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला हो. राइट टू प्रोटेस्ट तो है ही ना, साइलेंट या मतलब वी हैव बीन स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर व्हाट 7 years. किसी ने कभी उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई. कौन भाग गया, कहाँ चला गया? सो गॉड नोज, बट डेफिनेटली नॉट आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए आप ये समझिए एक अनोमली है, ना उससे पहले कभी और ना उसके बाद कभी ये स्लोगन जो है रेज किए गए. तो वो कौन लोग थे, उनकी क्या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, क्या मोटिवेशन थी, उसकी वजह से एक चीज़ जो गलत हुई. अब कुछ चीज़ें तो डबल एज्ड हैं कि हमें फेम भी मिला, नोटोराइटी भी मिली, लेकिन एक चीज़ जो हुआ, एक चीज़ का जो लॉस मैं कहूँगी हुआ, वो जो प्रोटेस्ट कल्चर था JNU का, वो ख़त्म हो गया उसके बाद, क्योंकि उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी प्रोटेस्ट अलाउ नहीं किए. तो जैसे हम लोग कई सारे प्रोटेस्ट किन चीज़ों पे होते थे, प्रोटेस्ट होते थे कि लाइब्रेरी में जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई नया सॉफ्टवेयर लाया जाए. अब वो तो कभी सामने ही नहीं आया. चीज़ों के लिए भी होते थे, पॉजिटिव चीज वो भी ख़त्म हो गए. फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्सनली जो है सबसे जो क्लोजेस्ट इशू टू माई हार्ट वॉज फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी. तो मेरा तो वो एक्चुअली मेन एजेंडा था. सो दैट नेवर केम टू लाइट, एंड वो जो चीज़ें हैं, बट नाउ आई थिंक देयर इज़ अ काइंड ऑफ रॉपरिश्मा बिटवीन द स्टूडेंट्स यूनियन एंड द एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. अब मैं देख रही हूँ कि एक पॉजिटिव एंगेजमेंट है,
जहाँ पे वो कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि जो स्टूडेंट यूनियन है उनकी मांग थी कि जो ये क्वेट नया एग्जाम है ना, CUET, इसकी जगह हम अपना JNU एंट्रेंस एग्जाम जो है वो वापस ले आए। तो उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने पास किया था। तो आई थिंक टाइम इज़ हीलिंग दैट कॉन्फ्रंटेशनल thing, and things maybe get back to normal and we can raise students, we as in like हमारे जो successors हैं अब वहाँ पे student union में, they can raise students issues again once again. अच्छा, इन सारी बातों में जो 2 सवाल मैंने पूछे थे उनमें से एक रह गया कि कोई एक ऐसा डिसीजन जिस पर आप प्राउड फील करती हो? The decision to lead the JNU student movement, yes, that. Because I think I did a fantastic job. मतलब मैंने हर किसी मूवमेंट में क्या होता है, देखिए हर किसी मूवमेंट में, हर किसी गवर्नमेंट में, हर किसी पॉलिटिकल पक्ष में देर आर प्रेशर ग्रुप्स जो आप पे प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुम ये बोलो, तुम्हारा इस पे क्या स्टैंड है, तुम इस पे जवाब क्यों नहीं दे रही हो, तुम ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको क्यों नहीं उठा रही हो। ये हर किसी के इस पे होता है। फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट चल रही है अभी, उन पे 10 प्रेशर ग्रुप्स का प्रेशर रहता है कि नहीं आप इस पे क्यों नहीं बोल रहे हो, काशी मथुरा पे क्यों नहीं बोल रहे हो, वगैरह वगैरह, मुसलमानों को वेलफेयर क्यों दे रहे हो, 10 तरह की चीज़ें होती है। सो आई थिंक आई एक्टेड very gracefully in that situation. Yes, of course, it was very confrontational. I will not deny that. कि रोज़ गवर्नमेंट का बयान आता था, फिर हमारा बयान उनके अगेंस्ट आता था. But I also maintained a certain level of composure, जहाँ पे we don't get carried away either to this side or that. उस टाइम पे मेरे मन में ये ज़रूर क्लियर था कि आई रिप्रेजेंट माई यूनिवर्सिटी में चाहे स्टूडेंट ABVP का हो या NSUI का हो या लेफ्ट का हो, मैं सबको रिप्रेजेंट करती हूँ. सो दैट इज़ वन डिसीजन आई एम प्राउड ऑफ, आई वुड से, कि आई डिसाइडेड, आई चोज़ टू लीड द मूवमेंट बिकॉज मुझे लगता है कि उसमें कई चीज़ों की ज़रूरत थी, बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ. आई वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्टिविस्ट बिफोर आई गॉट इलेक्टेड. तो जिस साल मैं इलेक्ट हुई थी, आई वॉज द हाइस्ट वोटेड कैंडिडेट. तो जब मैंने पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया, आई डोंट नो इफ एनीवन एल्स कुड हैव बीन able to handle it that way, because I knew everybody. I knew people by first names. मतलब मैं माइक पे खड़ी हुई थी और मैं 1 किलोमीटर दूर से उनको बोल रही थी कि अमृता दीदी आप बैठ जाओ, पीछे जो लोग हैं वो छट रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं, तो आप लोग बैठ जाइए, पूरा वेल बना के बैठ जाइए, डोंट लूज द स्पेस. क्योंकि लोगों की आदत होती है मूवमेंट में खड़े रहने की. तो मैं उनको मतलब बाय फर्स्ट नेम, एंड जब आप बाय फर्स्ट नेम किसी को बुलाते हो तो वो एम्बैरेस हो जाता है बेचारा, वो बैठ जाता है. सो I knew everybody by first name, and you know, because I had raised their issues, मैं उनके साथ personally मैंने इतने टाइम काम किया था. So in 2014 I had lost my first election, लेकिन after that I got so deeply into it कि मुझ में क्या कमियाँ थी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमियाँ थी, मेरी कैंपेनिंग में क्या कमियाँ थी. आई गॉट सो डीपली इनटू इट. मतलब मैंने इतना हार्ड वर्क किया कि जब मैं 2015 में जब मैंने इलेक्शन जीता, किसी भी पोस्ट के लिए उतने वोट नहीं पड़े जितने मेरे लिए पड़े. सो आई वॉज हाइस्ट वोटेड कैंडिडेट. सो आई थिंक दैट देयर वर मेनी माइन्यूट थिंग्स. मतलब मैंने उस टाइम टीचर्स एसोसिएशन से झगड़ा कर लिया कि नहीं, हम उमर खालिद के लिए बोलेंगे, हम जो है किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, जब तक सब स्टूडेंट्स बाहर नहीं आ जाते तब तक हम जो है हम मूवमेंट का अंत नहीं करेंगे तब तक. तो दोज वर द थिंग्स विच आई फील जहाँ पे आपका पर्सनल लीडरशिप क्वालिटी it comes, you are not replaceable probably. So that is something that I'm proud of. और उसमें हमने कोई मतलब yes, we took many anti-government stances daily, लेकिन कोई भी anti-India position या इस तरह का कोई भी divisive position मैंने नहीं लिया. And because that represents ना whatever I say, कल को अगर किसी JNU student को उसकी वजह से मार पड़ती है तो that is on me. So I have to be very careful, and at the same time we also didn't compromise on our core ideology, on our basics. जिन पे जो common minimum program था, उस common minimum program को inclusive बनाना. So those were the things we worked on, and at the end of the movement क्या हुआ कि ABVP से कुछ students जो है
वो आ गए हमारी मतलब लेफ्ट में, तो आज उनमें से कुछ कांग्रेस में बहुत बड़ी पोजीशंस पर हैं एक्चुअली। तो वो चीज़ भी हुई क्योंकि लोगों ने देखा कि नहीं, जो छवि बनाई जा रही है और जो एक्चुअली जो लीडरशिप है, तो उसमें एक्चुअली मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया ने भी हमारी पोजीशंस को डेली हमारे खिलाफ जैसे कुछ बोला, आपको पता है बहुत सारी आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स उस टाइम आई कि जेएनयू में ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, तो उसका जवाब मुझे ऑन अ डेली बेसिस देना पड़ता था, मुझे डेली एक प्रेस रिलीज़ भेजना पड़ता था। तो उसमें मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगी कि हमारे जो मतलब हमारी यूनिवर्सिटी एंटी नेशनल नहीं है, it is a nationalist university. It stands with the nation and for the nation. We may have differences with the government, and JNU has always been known to have differences with the government since the emergency time. लेकिन मीडिया ने उनको हमारी पोजीशंस को सही तरीके से छापा विदाउट डाइल्यूटिंग और डिस्टॉर्टिंग देम, सो दैट फॉर दैट आई वुड थैंक द मीडिया। एक आखिरी सवाल शैला, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं और किस तरह से देखती हैं? बतौर ऑथर ही देख रही हैं, इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगी? क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा था कुछ नाम छूट गए हैं, तो क्या वो हाँ नाम जी, को ऐड करके वॉल्यूम 2 लाएंगी, या फिर अभी जिन जिन चीजों पर आप बात कर रहे हैं, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में लिखने के लिए और पन्नों पर उतारने हाँ के लिए, जी। तो बतौर ऑथर आगे जाएंगी या किसी और पोस्ट पर अपने आप को देखती हैं? So I will write about the topics that I'm most passionate about, and like one of them is mental health. So you will see something on that hopefully. जब मैं इस बुक की मार्केटिंग से फ्री हो जाऊँ तो मैं अपनी सेकंड बुक पे काम करना चाहती हूँ। सो वही मतलब किताबों में और एकेडमिक के स्फेयर में मैं अभी रहना चाहती हूँ। अगर आप 5 साल की बात करें, अब 20-30 साल की बात करेंगे तब जवाब अलग होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, Thank you so स्टूडियो में much. आने Thank के you for लिए। having me. तो थैंक यू सो मच। तो शैला राशिद को आपने सुना, उनके विचारों को आपने जाना, अब आपके हवाले ये इंटरव्यू। बताइए कमेंट सेक्शन में ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। नमस्कार।